अब हम यहां बात करें कि जो सिलेबस है वो कम्युनिकेशन बिटवीन यू एंड यूपीएससी। यूपीएससी आपसे जो चाहता है वो किससे कम्युनिकेट करेगा? सिलेबस के थ्रू करेगा। सिलेबस कोडिंग के फॉर्म में है। मैंने आपको बताया कि सिलेबस का सबसे बड़ा फायदा क्या है? न्यूज़पेपर आपका रीडिंग बहुत कम टाइम में हो जाएगा, आप आराम से पकड़ लोगे मुझे ये पढ़ना है नहीं पढ़ना है। तो अब जब सिलेबस एनालिसिस में करूंगा, आपके पास जो भी न्यूज़पेपर आ रहा है आप पे आज के बाद से उस पर आप मार्क करना शुरू करेंगे। जैसे कोई न्यूज आई, फॉर एग्जांपल अभी आपने देखा कि एक न्यूज आई, राजस्थान में एक महिला को, एक जो प्रेग्नेंट वुमेन थी उसको निर्वस्त्र करके घुमाया गया, जो कि एक सभ्य समाज के लिए बहुत गलत है। ऐसी घटना मणिपुर में हुई। अब आपको ये समझ में आ जाएगा कि अगर हम कोई चीज, यूपीएससी में बड़े ध्यान से समझना, अगर हम सशक्तिकरण के बारे में पढ़ रहे हैं उसी समय अशक्तिकरण, भाई हम किसी चीज को क्यों स्टैब्लिश करना चाहते हैं। अब जरा मेरे इस डिस्कशन को समझो और इसको लिखने की कोशिश करो। ये जो बात मैंने कही बहुत इंपॉर्टेंट बात है। जैसे हम आगे पढ़ेंगे सोशल इंक्लूजन, सामाजिक समावेशन, ठीक है, फाइनेंशियल इंक्लूजन, वित्तीय समावेशन, और हम तमाम तरह की चीजें पढ़ेंगे। मैं तुमसे कह रहा हूं कि कोई चीज हम क्यों लेकर आ रहे हैं, हम उसको लाना चाहते हैं ना। आप कौन होंगे? आप आने वाले समय में एजेंट ऑफ चेंज, आप गवर्नेंस का पार्ट बनेंगे, आप ऑफिसर बनेंगे। आपसे सरकार कहेगी हम ये मकसद पाना चाहते हैं, सरकार कहेगी कि भाई मेरी इच्छा है कि इस बार कोई खुले में शौच में ना जाए, तो ये काम कौन करेगा? आपके थ्रू ये काम किया जाएगा। आप इस जगह अपने आप को स्टूडेंट रख के मत पढ़ो। मैंने हमेशा कहा कि जब भी मेरी क्लास में बैठो एक ऑफिसर की तरह बैठा करो, कि तुम एक लबासना में क्लास तुम्हारी चल रही है, तुम एक ऑफिसर हो, ऑफिसर कैसे डील करेगा इस बारे में ध्यान से समझो। तो वो बॉडी लैंग्वेज, वो टेम्परामेंट, वो तुम्हारा होना चाहिए। अब इस बात को बहुत ध्यान से समझो कि हम क्या चीज कह रहे हैं। मैं कह रहा हूं महिला सशक्तिकरण, वुमेन एम्पावरमेंट। तो वुमेन एम्पावरमेंट हमारी चाहत है, हम चाहते ना कि हमारी महिलाएं सशक्त हो। इसका मतलब है प्रेजेंट सिचुएशन क्या है? कि वो सशक्त नहीं है। जो चीज नहीं है वही तो हम पाना चाहते हैं, तो वो अशक्त हैं। फॉर एग्जाम्पल हम अगर बात करें तो अगर वो अशक्त हैं तो अशक्त होने यानी जो पावरलेस हैं या एम्पावर्ड नहीं है, उसके रीजंस क्या हैं? तो आपको दोनों एंगल एक साथ देखने पड़ेंगे। आप ये चाहते हैं, गवर्नमेंट चाहती है कि वो सशक्त हो जाएं, तो हम पहले समझेंगे किस तरह सशक्त होंगे। लेकिन आपको यह भी पता करना पड़ेगा, यूपीएससी कई बार बड़ा ट्रिक से कर लेता है। वो ये सोचता है कि स्टूडेंट ने जब पढ़ाई शुरू की उसने सोचना शुरू किया कि नहीं सोचना। लास्ट टाइम मैंने तुम्हें फॉर्मूला बताया था, सोचो और ज्यादा। तो कई बार वो तुमसे ये नहीं पूछेगा कि ये जो परियोजना है वो महिला सशक्तिकरण, नहीं, वो तुमसे रीजन पूछ लेगा कि क्या कारण है कि महिलाएं कौन से कारणों की वजह से अशक्त हैं। अब आपने तो सोचा, आपने केवल परिभाषा याद की थी, ज्यादातर हर जगह ये पढ़ा दिया जाता है, कॉपी में दे दिया, लेकिन उसने उल्टा पूछ लिया। क्यों उसने पूछा? उसने ये सोचा कि जब स्टूडेंट ने अपनी तैयारी शुरू की, क्या उसने सिलेबस को सही ढंग से समझा? क्या उसने सिलेबस के अंदर जाकर समझने की कोशिश की? उसको पढ़ाया क्या जा रहा है? क्योंकि मैं कह रहा हूं मुझे एक गिलास पानी चाहिए, तो पानी मुझे क्यों चाहिए? मुझे पानी चाहिए। तो पानी, ये ग्लास खाली है तभी तो मैं कह रहा हूं यार एक गिलास पानी भर के लेकर आओ, ऐसे तो मांग रहे हैं। अगर इस ग्लास में पानी भरा है तो मैं किसी से पानी मांगूंगा? नहीं मांगूंगा। तो ऑब्वियस सी बात है, हमें दोनों पक्षों को देखने की आदत होनी चाहिए, हैबिट होनी चाहिए कि हम कैसे इसको मेंटेन करके चलेंगे। ये जो थॉट प्रोसेस होता है यही सिलेबस एनालिसिस को क्रैक करता है। तो आपको इस चीज को क्या करना है, डिस्कशन को अब नोट डाउन करते चलना है। तुम्हें डिस्कशन नोट डाउन करने आता है? तुम्हें सिखाया था? क्यों, कहां थी क्लास में? पहले बैग को नीचे रखो, नीचे वो दिया हुआ है बैग को रखने के लिए। हाँ चलो, हाँ 2 कॉपियां मेरी क्लास में मैंडेटरी, और ये क्लास मैंने यूट्यूब पे लाइव रखी थी फिर भी नहीं की। आपको वो दोनों क्लासेस देखनी है, ठीक है? क्योंकि बिना एक्टिव लर्निंग के आप लोग कभी भी सर्वाइव ही नहीं कर पाओगे यूपीएससी में। यूपीएससी को सर्वाइव करने के लिए कुछ नियम है। तो जो डिस्कशन, अब जैसे अभी डिस्कशन हुआ कि अगर आप कोई चीज पाना चाहते हो तो जो चीज नहीं है उसी को तो पाओगे। जैसे हम आगे पढ़ेंगे सोशल इंक्लूजन, तो सोशल इंक्लूजन अगर एक वर्ड है तो आपका पूरा ध्यान, पूरी किताबें इस बात पे कि सोशल इंक्लूजन के क्या मेथड है, गवर्नमेंट ने क्या पॉलिसी। लेकिन यूपीएससी फोकस करेगा कि अगर एक्सक्लूजन क्यों था, पहले बताओ। जो एक्सक्लूड है, जिसका बहिष्कार हुआ है, उसी को तो आप अंदर खींच के लेकर आओगे, जो पहले से उसकी क्या जरूरत है। तो जब बहिष्कार हुआ तो आपको यह जानना पड़ेगा इसके बहिष्कार की क्या जरूरत है। इसीलिए मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि सब्जेक्ट इंटरलिंक होते हैं। मैंने बताया था हिस्ट्री, सोसाइटी, इकोनॉमी, पॉलिटी, ये क्या है? यूपीएससी में ना पॉलिटी है, ना हिस्ट्री है, ना इकोनॉमी है। सोशल पॉलिटी है, पॉलिटिकल हिस्ट्री है, हिस्टोरिकल इकोनॉमी है, यहां सब्जेक्ट मर्ज हैं। अब अगर मैं तुमसे क्वेश्चन पूछूं कि आपने कहा कि सर महिलाओं का समावेशन करना है, किसी वर्ग का समावेशन करना है, मुझे पहले बताओ बहिष्करण क्यों हुआ था? और जब तुम एक्सक्लूजन की तरफ जाओगे कि यार वाकई में इनका हक क्यों नहीं मिला इनको,
तो तुम्हें कहां ढूंढना पड़ेगा? हिस्ट्री में। हिस्ट्री में जब पहुंचोगे तो हिस्ट्री कुछ और नहीं, किसी एक समाज की कार्यविधि और क्या है, किसी एक सोसाइटी की वो एक एक्ट ही तो है। तो हिस्ट्री सिर्फ तुम्हें क्या बताता है, ये कब हुआ था, लेकिन कहां हुआ था, उस सोसाइटी में हुआ था। तो तुम्हें हिस्टोरिकल सोसाइटी देखनी पड़ेगी, क्योंकि जिस देश में, खासतौर पे भारत में, जब तुम हड़प्पा जाओगे तो वहां तुम्हें नर्तकी की मूर्तियां दिखाई पड़ रही हैं, दिख रहा है तुम्हें, वहां पे नेचर की पूजा होती हुई दिखाई पड़ रही है। वहीं भारत में एक तरफ ऐसे भी आओगे जहां कई राज्य ऐसे जहां महिलाओं को घूंघट करना पड़ रहा है। तो जिस देश की जो बेसिक थाती है, जिस देश की महिलाएं वैदिक ऋचाओं की रचना कर रही हैं, वहां पर महिलाएं पर्दे के पीछे क्यों चली गई? आज अगर तुमने न्यूज़पेपर पढ़ा होगा तो आसाम के मुख्यमंत्री ने एक स्टेटमेंट दिया है। आप लोगों मेरी क्लास में हमेशा न्यूज़पेपर लेकर आया करिए, मत पढ़ना आता लेकर आया करिए, मैं पढ़ा दूंगा। उन्होंने आज के बहुत इंपॉर्टेंट को, और मोस्ट इंपॉर्टेंट घर जाके पढ़ लेना, उन्होंने कहा कि अब जो बाल विवाह, चाइल्ड मैरिज हो रहे हैं, उस पर गिरफ्तारी शुरू हो जाएगी। यूपीएससी परिभाषाओं का नाम नहीं है। तुम सोच रहे हो कि चलो महिला सशक्तिकरण की परिभाषा याद कर ले, यूपीएससी क्रैक कर ले, भूल जाओ। अभी एक्ट आज की ये खबर है, किसने किसने पढ़ी है आज? 1 2 3 4 5, ये है जीएस पेपर 1 सोशल इश्यूज का कॉन्सेप्ट। अब तुम्हें यह नहीं पढ़ना है कि वो मुद्दा क्या था, तुम्हें पढ़ना है जीएस पेपर 1 का ये टॉपिक है, और आज के बाद मुझे इस पर लिखा होना चाहिए जीएस पेपर 1 सोशल इश्यूज। जहां न्यूज मिली तुरंत लिख दो, ये जीएस पेपर 2 पॉलिटी, खटाखट मारते जाना है। ये जिसने कर लिया पेपर उसका है, उसका है नोट्स बनाने का पहला तरीका। तो वो क्या है, आपको पता है बाल विवाह अगर हो जाएगा तो लड़के और लड़की दोनों का हक छिन जाएगा। अब लड़की क्या हो जाएगी, बहिष्कृत हो जाएगी। मतलब अगर लड़की बालिका विवाह हो रहा है तो और खतरनाक है। क्यों? उसका ना तो शारीरिक ना मानसिक विकास हो पाएगा, उसके पढ़ने, उसकी अवसरों की क्या हो जाएगी, सारी समस्या खत्म। तो अब वो क्या हो गई, बहिष्कृत हो गई, एक्सक्लूड हो गई। और हम ये नियम क्यों बना रहे हैं? ताकि उसको भी जो शादी की न्यूनतम आयु है वो कम से कम वो पूरी कर सके, वो उतने समय तक मैच्योर हो सके, परिवार को समझ सके, पढ़ाई अपनी पूरी कर सके, और अगर अच्छा पढ़ने में या उसको अवसर मिल रहा है तो अपनी आगे लाइफ को फाइनेंशियल इंक्लूजन की तरफ लेकर जा सके। अब अगर ये हो रहा है, जिसका मतलब इसकी वजह से क्या हो जा रहा है, बहिष्करण हो रहा है। आपको बहिष्करण की परिभाषा नहीं याद करनी है, मैंने आपको बताया था कारण और प्रभाव। मेरी क्लास के एक एक पॉइंट को पकड़ा करो, कॉज एंड इफेक्ट, यूपीएससी यही है। तो अगर बाल विवाह कर दोगे तो क्या होगा, इसकी वजह से क्या प्रभाव पैदा होगा, उसका बहिष्करण हो जाएगा। बहिष्करण मतलब क्या होता है, एक्सक्लूजन मतलब मुझे जो हक मिलना चाहिए था वो नहीं मिलेगा, ड्यू टू एनी सर्कमस्टेंसेस, तो उसका बहिष्करण हो गया। तो बहिष्करण जब हो जाएगा तो एक समाज का विकास कर पाओगे, नहीं कर पाओगे, क्योंकि समाज में महिला और पुरुष दोनों का योगदान क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, तभी तो एक आदर्श समाज पैदा होगा। तो बहिष्करण हो जाएगा। उस महिला को क्या होगा, उसकी जो एक एज है उसके ऊपर बहुत दबाव पड़ जाएगा, उसको बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ जाएगा। सो ये सारी चीजें क्या कर रही, ये सारी चीजें बता रही कि हम प्रॉब्लम में जा रहे हैं। तो अब आप देख रहे हो कि थिंकिंग कहां से कहां आ रही है। ठीक है, आपको ये नहीं पढ़ना है कि वो कानून बना दिया या गिरफ्तारी हो गई। सवाल है कि आपको ये सोचना है कि बाल विवाह होता है तो उससे क्या क्या नुकसान हैं, तब जाके आप सिलेबस से रिलेट कर पाओगे। क्लियर है यहां पे? चलो, तो जैसे ये लोग लिख रहे हैं वैसे आपको लिखना है। पहले 2 कॉपियां रखनी है, जो डिस्कशन होगा वो सेंट्रल पॉइंट हॉरिजेंटल में शुरू होगा, वर्टिकल में नहीं लिखा जाएगा। कोई वर्टिकल में तो नहीं लिख रहा है, हॉरिजेंटल कॉपी में डिस्कशन होगा, बीच में सेंटर पॉइंट आएगा, इंडियन सोसाइटी या सोशल इश्यूज, और उसके बाद हम जो भी डिस्कशन कर रहे हैं वो लिखते जा रहे हैं। कई बार डिस्कशन ऐसा लगेगा कि लीक से हटकर जा रहे हैं, वो हमें बाद में समेटना है। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं हम। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सोशल इश्यू, सामाजिक मुद्दे। अब ये देखो, उस दिन छोटा सा दिखाया था सोशल इश्यू। अच्छा, इसमें वर्ड है, मैंने तुमसे पहले कहा था एक लाइन लिखो मेरे कहने पे, मेरा सभी को मैं मंत्र देता हूं मेरे का, हैंडल विथ केयर। अच्छा, ये ग्लास मेरे हाथ से छूट जाए तो क्या होगा, टूट जाएगा, गिरेगा, टूट जाएगा। तो मेरे लिए क्या बोला जाएगा, संभाल के पकड़ना, ऐसे बोला जाएगा। तो हैंडल विथ केयर। यूपीएससी में तुम्हारे लिए एक मंत्र दे रहा हूं, जो भी शब्द तुम्हारे सामने आते हैं हैंडल विथ केयर, हैंडल विथ केयर, यानी संभाल के शब्द पकड़िए। अगर आपने यूपीएससी में संभाल के शब्द पकड़ लिए, आपके लिए चीजें बहुत आसान हो जाएगी। तो कैसे पकड़ोगे? अब सवाल है, यहां पे लिखा है सोशल इश्यूज, सोशल इवेंट्स नहीं। ये अंतर आप समझ लेना। इवेंट होता है जैसे मुख्यमंत्री ने बोला हम जेल भेज देंगे, इवेंट है। फलाना चीज होगी, इवेंट है। सरकार ये कर रही है, इवेंट है। इवेंट मतलब वो घटना हो गई, या उसी समय एब्सोल्यूट रही।
मुद्दे क्या होते हैं? व्हाट इज द इश्यूज? व्हाट आर द इश्यूज? मुद्दे क्या होते हैं? मुद्दा जो होता है, ध्यान से समझो इसको, मुद्दों के अंदर बड़े डायमेंशंस होते हैं, ठीक है? जो इश्यूज होते हैं उसके अंदर बड़े डायमेंशंस होते हैं, ठीक है? डायमेंशंस क्या क्या हैं जरा देखो। मुद्दों में एक पास्ट होता है, समझना इस बात को। इवेंट एब्सोल्यूट होते हैं, इवेंट आज की घटना है उसको रट लो, तो ज्यादातर लोग करंट अफेयर्स रट लेते हैं, इसीलिए निपट जाते हैं। अब समझना सोशल इश्यू क्यों कहा गया और कैसे क्वेश्चन आएंगे, तुम आज ही डिफाइन कर सकते हो कि इसमें क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे। तो इशू वो होते हैं जिनका एक अतीत होता है, जिनका एक हिस्टोरिकल सेगमेंट होता है, इनका संबंध पहले से भी रहा है। दूसरा, ये प्रेजेंट में भी मौजूद होते हैं, यानी वर्तमान में भी होते हैं, और यह भी संभावना है कि फ्यूचर में भी इनका कोई सॉल्यूशन हमें तत्काल नहीं मिल रहा है, हो सकता है कि समय के साथ परिवर्तन करें। ये तीन डायमेंशन जहां पर होंगे उसको हम लोग इश्यूज कहते हैं। यानी वो सारी चीजें जो आज नहीं आई हैं, ये बहुत पहले से जुड़ी हुई, यानी कि सोशल इश्यूज पढ़ते समय हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव को ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है। प्रेजेंट में उसमें क्या बदलाव आ रहे हैं ये भी समझना बड़ा जरूरी है, और भविष्य में इसके क्या प्रभाव होंगे ये भी जानना बड़ा जरूरी है। इसकी ये 3 डायमेंशनल होता है। एग्जाम्पल लेते हैं, आज से कुछ साल पहले LGBT राइट्स में जब बात होती थी, समलैंगिक विवाह, सेम जेंडर में शादी या सेम जेंडर रिलेशनशिप, तो उस समय क्या था? अपराध था। आज से कुछ साल पहले अगर कोई पकड़ा जाता उसको सीधे जेल होती थी। फिर समाज ने परिवर्तन करना शुरू किया, तमाम कम्युनिटीज अपनी राइट, तो फिर क्या हुआ? LGBT राइट्स दे दिए गए कि ठीक है आप इस तरह के संबंध संभाल। लेकिन उस पर भी बात आ रही है कि इस तरह के संबंधों से भविष्य क्या होगा समाज का, इस पर डिबेट हो रही है। कुछ लोग कह रहे हैं ह्यूमन राइट का इशू है, कोई कह रहा है कि समाज खराब हो जाएगा। यानी इसमें कोई भी सही रास्ता देने पाने की हालत में नहीं है। यानी मुद्दों के साथ एक और चीज ऐड होती है, उसको बोलते हैं कॉन्फ्लिक्ट। क्या बोलते हैं इसको? कॉन्फ्लिक्ट, यानी विवाद। विवाद जिसमें कोई भी एब्सोल्यूट आंसर नहीं होगा। एग्जाम्पल लूं? अब देखो बुद्धि को आज कितना घुमाऊंगा मैं। महिला सशक्तिकरण होना चाहिए? खुल के बोलो हां या ना। अब तुम्हें इश्यू बताता हूं। तो सरकार ने कोई योजना चलाई, कोई इवेंट की बात हुई, तो महिला सशक्तिकरण हर हालत में होना चाहिए। कानून किसके पक्ष में ज्यादा होने चाहिए? महिलाओं के पक्ष में होने चाहिए। किसी को कोई डाउट? कोई डाउट? कोई डाउट? हां, अभी आ रहे हैं, अभी आ रहे हैं। बाकी लोगों ने तो ये कहा, बाकी लोगों ने तो कहा कि भाई हम महिलाओं के पक्ष में होना चाहिए, महिला सशक्तिकरण होना चाहिए। अब एक अंदाजा लगाओ, ठीक है? अभी क्या है, क्यों होना चाहिए? क्योंकि महिलाओं को उनके हक नहीं मिले हैं। जैसे मान लो कोई महिला जा रही है, ढेर सारे पुरुष खड़े हैं, छेड़खानी हो गई, तो उसके लिए कानून बनाया गया कि वो इज्जत के साथ वहां से गुजर सके, लोगों में भय हो। अंदाजा लगाओ, थोड़ा सा मामला बदल गया, महिलाओं के पास सारे हक आ गए। अब एक पुरुष निकल रहा है उधर से, तो उसके घर वाले फोन कर रहे, उस मोहल्ले से मत जाना, वहां लड़कियां छीटा खसी करती हैं। होगा कि नहीं हो सकता? ये पॉसिबल है कि नहीं पॉसिबल है? उसको डर पड़ा, वो अपनी इज्जत बचा के जा रहा है। पता इस मोहल्ले से मान लो शाम 6 बजे के बाद बात हो रही है, अंधेरा होने की बात हो रही है, अरे वो मत जाना वहां से, उस टोले से मत जाना, उस मोहल्ले से मत जाना, पता लड़कियां छेड़खानी करती है वहां पे। अब तुम हंस रहे हो, लेकिन दैट इज अ पॉसिबल। ये पॉसिबल है, क्योंकि जिसके पास भी एक्स्ट्रा पावर होगी वो पावर को क्या करेगा? मिसयूज। कई आपने वीडियो देखे होंगे, ड्राइवर को पीट दिया, थप्पड़ मार दिया, पुलिस वाले के साथ ड्रिंक करके बदतमीजी करनी शुरू कर दी, क्योंकि उन्हें पता है कि क्या होगा, पुलिस वाला भी डर के मारे उनसे कुछ नहीं कह रहा, कोई वीडियो बना लेगा, वायरल हो जाएगा। तो तुमने देखा सरेआम क्या कर रही है, थप्पड़ थप्पड़ मार रही है ड्राइवर को। अगर आपको कोई विरोध है तो आप विरोध जताने का तरीका, आप हिंसा करने लगेंगे। पुलिस वाले से हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो कोई किसी को भी एक्सेस पावर मिलेगा तो खराब हो। तो जवाब क्या होना चाहिए? न्यूट्रल, यानी कि जेंडर न्यूट्रल होना चाहिए। आदर्श समाज कैसा होगा? जो जेंडर न्यूट्रल हो। अब तुमने क्या देखा कि तुमने बात करते समय फ्यूचर पर्सपेक्टिव को कैलकुलेट किया कि भविष्य में मुझे क्या चाहिए। तो यूपीएससी में जो हम गुरुकुल में बनाने की कोशिश कर रहे हैं वो यही बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि तुम्हारे पास इंसाइट्स होने चाहिए।
कि तुम किसी विषय पर सही तरीके से सोच सको, नहीं तो तुम में और बाकी स्टूडेंट के बीच में अंतर नहीं रह जाएगा, और जब अंतर नहीं रह जाएगा तो ये कंपटीशन है। ये कह रहा है कि हमें बेस्ट कैंडिडेट चाहिए। तो मैं पहले कहानी बता चुका हूं ना, 800 से 100 में 50, तुम्हें फनल बना के दिखा चुका हूं, और रेशियो भी निकलवाया था। कितना आया था? 0.02%, 0.24% पॉइंट में आया था। ये तुम्हारा सक्सेस रेशियो है। तो तुम्हें बेस्ट ऑफ द बेस्ट बनना पड़ेगा। तो उसके लिए तुम्हें किसको समझना पड़ेगा? मुद्दों को। कई आप जाके अपने दोस्तों से आज पूछना कि बोलो, अरे ये बताओ यार, ये इसका नाम सोशल इशू क्यों रखा है? बोले अरे वो जीएस पेपर उनका सिलेबस है। बोले इशू क्यों रखा है? इशू किसे कहते हैं? होगा ना? आज जाके पूछना अपने दोस्तों से जो कहीं और भी पढ़ रहे हैं कि भैया इसका नाम सोशल इशू क्यों रखते हैं? बोले टीचर ऐसे शुरू करता है, चलिए सोशल इशू की क्लास है, लिखिए समाज की परिभाषा। आप भी हाँ बहुत सही लिखा रहे हैं, आप लिख के चले जाते हैं। आपको ये नहीं पता चला हम पढ़ क्या रहे हैं। आपको इवेंट्स इशू लगने लगते हैं, बस वहीं आप खत्म हो जाते हैं। इशू मैंने क्या बताया? इसका एक पास्ट होगा, इसका एक प्रेजेंट, यानी ये सब्जेक्ट खत्म नहीं होगा। ये सब्जेक्ट शुरू होगा लेकिन ये सब्जेक्ट खत्म नहीं होगा। अब क्यों नहीं खत्म होगा? क्योंकि इसका संबंध इतिहास से है। इसका संबंध यानी आप यहां पढ़ेंगे, एक फ्रेम पढ़ेंगे इंडियन सोसाइटी का, लेकिन उसका बेस आपको कहां मिलेगा? जब हिस्ट्री पढ़ाई जाएगी तब आपको। लेकिन हिस्ट्री अकेले हो नहीं सकती है। हिस्ट्री को डिफाइन ज्योग्राफी करता है। हिस्ट्री को डिफाइन कि मैंने स्टेपी का एग्जांपल दिया था आपको कि वहीं पर जो है वो घोड़े क्यों वहां पे होते थे, वहीं से आक्रमणकारी क्यों आते थे, बाकी जगहों से क्यों नहीं? उसकी कौन डिफाइन कर रहा है? ज्योग्राफी डिफाइन कर रहा है। हम लड़ाई क्यों नहीं करते थे? बुद्ध हमारे यहां क्यों हुए? जैन हमारे यहां क्यों हुए? हम अहिंसा की बात क्यों नहीं? भैया जब हमारा घर भरा पड़ा है, नदियां हैं, मिट्टी है, जलवायु है, हम क्यों तुमसे लड़ेंगे भाई? जब मेरे पास धन धान्य भरा है, मैं अपनी बुद्धि किस में लगाऊंगा? मैथमेटिक्स में लगाऊंगा, खगोल विज्ञान पे लगाऊंगा, आध्यात्म में लगाऊंगा। मेरे पास मेरा पेट भरा पड़ा है यार। लड़ाई तो वो करेगा जिसके पास रिसोर्स नहीं है, क्योंकि आरसी यानी रिसोर्स कैप्चरिंग तुम्हें बताई है मैंने। तो तुम्हें अब यहां समझना शुरू कर दो, फिर अब क्या हालत होगी। तो ये जो चीज मैं तुम्हें बता रहा हूं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप जब पास्ट में गए तो आपको हिस्ट्री और ज्योग्राफी दोनों देखनी पड़ेगी। लेकिन हिस्ट्री और ज्योग्राफी में पूरी जो कहानी है वो ड्राइव कौन कर रहा है? इकोनॉमिक्स। भाई मैं उतनी दूर से भारत पे आक्रमण करने क्यों आऊंगा? मुझे बताओ। दर्रों से पार करते हुए जान चली जाएगी, गिर गए, मर जाएंगे, घोड़ा इधर उधर बिदक गया, ठंड इतनी पड़ रही, बर्फ इतनी पड़ी, मैं आऊंगा क्यों? और रिसोर्स किसे कहते हैं? इकोनॉमिक्स। सुन रखा था, अरे भारत में सोने की चिड़िया है, भारत में नदियों, सोने की नदियां बहती है, चलो भाई चल, यहां नहीं कुछ मिल रहा है, वहां जाए, मरना यहां भी है, मरना वहां भी है, तो लड़के मरे। तुम जाके देखो बाबर का जो लास्ट स्पीच था जब हारने वाला था, तो उसने अपनी सेना से क्या स्पीच दिया था? बोला कि मैं शराब छोड़ने का वचन देता हूं। गाजी का कॉन्सेप्ट दिया उसने। बोला कि भाई देख सामने बड़ी सेना है। लोगों ने कहा हाथी बैठा हो, इतनी बड़ी सेना, हम छोटे थोड़े बड़े। बोले भाई देख सामने से, या तो हम जीतेंगे या मर जाएंगे। मर जाएंगे तो हम गाजी हो जाएंगे, हम फना हो जाएंगे, ऊपर वाले की नजर में आ जाएंगे, और जीत गए तो हिंदुस्तान का शासन हमारा है। तो उसने कहा डू और डाई, लड़ो या मरो, फाइट और डाई, खत्म। तो उसने वो कॉन्सेप्ट दिया, इतिहास बदल गया। तो सिंपल सा फंड है, जब यहां गए तो तुम्हें इकोनॉमिक्स मिल गई। अब इनके साथ आगे बड़े मुद्दे में क्या करें? प्रेजेंट। अब प्रेजेंट में तुम्हें सारी चीजों को स्कैन करना पड़ेगा। प्रेजेंट में बहुत सा बिहेवियर हमारा साइंस चेंज कर रहा है कि नहीं कर रहा है? हमारा पॉलिटी चेंज कर रहा है, हमारा कल्चरल सेटअप चेंज कर रहा है। प्रेजेंट में आ गए, और फ्यूचर के बारे में तुम्हें सोचना पड़ेगा। तो ये जो चीज है, इंडियन सोसाइटी शुरू होती है, खत्म नहीं होती है। तुम्हें हमेशा इसको नर्चर करने पड़ता है। जैसे पौधे को पानी देते रहना पड़ता है, खाद पानी, वैसे उसको देना पड़ेगा। ये तुम्हें पिक करेगा। तो यहां से हम शुरू करेंगे, खत्म नहीं करेंगे इसको। ठीक है? समझ में आया इशू क्या होता है? तो आज एक और चीज सिखाई, हैंडल विद केयर। यूपीएससी में जब तक हो तब तक जो भी शब्द तुम्हें आ रहे हैं इसको कैजुअल मत लेना। अरे ठीक है लिखो इंडियन सोसाइटी ना। इशू को इशू क्यों कहा जाता है? क्लियर हुआ आज? इवेंट एब्सोल्यूट है। आज की घटना हुई, प्रधानमंत्री यहां गए, चंद्रयान यहां चला गया, रोवर प्रज्ञान XYZ, दीज आर द इवेंट्स। इश्यूज हमने ये क्यों किया? वर्तमान में क्या है? फ्यूचर इसका क्या? फ्यूचर क्या होगा? जैसे चंद्रयान का फ्यूचर क्या हो सकता है? दो तरह के फ्यूचर है, पॉजिटिव और निगेटिव। अभी कल की देखो, उस दिन बात हो रही थी, मैंने क्वेश्चन पूछा था ना कि निगेटिव क्या है। आपकी क्लास में पूछा था या इंडिया वे में मैंने पूछा होगा। अभी देखो कल न्यूज आ गई स्पेस कचरे के बारे में। कल पढ़ा किसी ने? स्पेस के कचरे के बारे में न्यूज होगा। दूसरा क्या होगा? कल को स्पेस रेस शुरू होगी, भारत के पास प्रिविलेज होगा। तो फायदा भी है, निगेटिव भी है, निकल आ रहा है। तो ये चीजें हमें समझनी पड़ेगी। अगर हम इस तरह से थिंकिंग कर पाते हैं तो हमारे लिए चीजें आसान हो जाती। चलें आगे। चलो अब हम बात करते हैं सैलिएंट फीचर ऑफ इंडियन सोसाइटी। पहला हमारा टॉपिक है यूपीएससी का,
यानी लिखो, भारतीय समाज की विशेषताएं, सैलिएंट फीचर ऑफ इंडियन सोसाइटी। अब यूपीएससी ने इतना कह के छोड़ दिया, भारतीय समाज की लिखो। क्या बेटा, लिखने में क्या दिक्कत हो रही है? हिंदी, इंग्लिश, बोलो बोलो, मुझे 4 भाषाएं आती हैं। हाँ, भारतीय, इंग्लिश में क्या लिख रहा है? कौन सी भाषा में लिखना चाहते हो? हाँ, इंग्लिश में लिखना चाहते हो ना, तो लिखा है सैलिएंट फीचर्स ऑफ इंडियन सोसाइटी। वहीं से शुरू करो। अब इतना कह के यूपीएससी ने आपको छोड़ दिया। अब तुम एक स्टूडेंट हो, तुम्हारे हाथ में किताब आ गई इंडियन सोसाइटी की, गए खरीद लाए राम आहूजा फलाना ठिकाना, और पीडीएफ उठाई, पीडीएफ कल्चर में सैलिएंट फीचर ऑफ इंडियन सोसाइटी। क्या समझोगे इसके बारे में? भारतीय समाज की विशेषताओं में तुम क्या बात कर पाओगे? भारतीय समाज, कई शब्द हैं, भारतीय हम अपने बारे में बात कर रहे हैं, समाज तीसरा, विशेषता। विशेषता केवल अच्छी होती है, बुरी भी होती है? हाँ, कैरेक्टरिस्टिक दोनों के लिए डिफाइन हो जाती है। ये मैं समझना कि विशेषता मतलब गुण की बात कर रहे हैं, वो दोनों के अंदर आ जाता है। अब इसमें 3 शब्द हैं, भारतीय, समाज और विशेषता। अब मामला फंस गया समाज में। सोसाइटी क्या है? पहली चीज है कि हम हेट्रोजीनियस सोसाइटी हैं, हम कई लेयर्स में होकर गुजर रहे हैं। कल एक बहुत बड़ा विवाद हो गया, भारत के ही एक राज्य के एक मंत्री ने एक सनातन के ऊपर एक टिप्पणी कर दी, बवाल मचा हुआ है इस समय पूरे देश में। पढ़ा होगा, देखा होगा, अपडेट हुए होंगे। और दोनों एक ही राष्ट्र के निवासी हैं, और उनका कहना कि नहीं, जो मेजॉरिटी लोग इसको फॉलो करें, इसको मिटा दिया जाना चाहिए। उन्होंने ये कहा इसको डेंगू मलेरिया की तरह मिटा दिया जाना चाहिए। अब इस समाज की, थोड़ा ध्यान से भारत के बारे में देखो, सुनो। अभी तो मैं सिर्फ एक ही धर्म को मानने वाले 2 अलग अलग विचारों के बारे में बात कर रहा हूं। अभी अलग अलग धर्मों में हम बात करेंगे, रिलीजन पे बात करेंगे, तो मामला और फैल जाएगा। तो सबसे पहले यूपीएससी ने जितना कह के छोड़ दिया, इसको डिफाइन कैसे करोगे कि सैलिएंट फीचर ऑफ इंडियन सोसाइटी के क्या डायमेंशन हो सकते हैं? ये भी हमारा डायमेंशन था जो कल हुआ है। एक कह रहा है कि भारतीय संस्कृति सनातन संस्कृति है, जो अक्षुण है, कॉन्टिन्यूअस है। सनातन का मतलब क्या होता है? शब्द का खेल है। सनातन मतलब कॉन्टिन्यूअस, जो लगातार चलता चला आ रहा हो, वो सनातन है। एक ने कहा इसको मिटा दिया जाना चाहिए क्योंकि ये धार्मिक है, धर्म को मिटाने की बात हुई है। तो सवाल ये है, यहां जो क्वेश्चन आ रहा है कि भारतीय समाज में ये क्या है? विवेकानंद कहते हैं जीवन पद्धति है, ये कोई धर्म नहीं है। तो सवाल ये है कि मैं किस चीज से अपना माइंडसेट तय करूंगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। अब मैंने यहां पर आपके सामने कुछ चीजें रखी हैं। अब आप एक स्टूडेंट हो, आपके सामने ये टॉपिक आ गया, ठीक है, आप हो भारतीय समाज, इंडियन सोसाइटी। अब इसकी लेयर्स देखो। सबसे बड़ी बात है, मुझे इसको पढ़ना क्यों है, मैं यहां से शुरुआत क्यों कर रहा हूं, और मैं इसको क्यों समझने की कोशिश कर रहा हूं। सबसे बड़ी बात है कि मैंने जैसा पहले भी कहा था कि जो ये समाज है वो आपका रंगमंच है। आप लोक सेवक बनने, क्या बनने जा रहे हो? पब्लिक सर्वेंट। तो आपको किसके लिए काम करना है? इस सोसाइटी के लिए काम करना है, इसकी इन्हेंसमेंट के लिए काम करना है। ये बिल्कुल अलग अलग माइंडसेट के साथ होता है। हमारे समाज में, मैंने आपको बताया, मैंने एक एग्जांपल आपसे दिया था कि आप, एक एग्जांपल मैंने ये बताया था कि आप मान लो किसी धार्मिक त्योहार में आपकी ड्यूटी लगी हुई है और आप चाहते हो वो नियम से काम करे। एग्जांपल दिया था आपको कि 7 बजे बंद हो जाना चाहिए भाई, लाउड स्पीकर फलाना ठिकाना है, जो भी तरीका है। लेकिन वो लोग कह रहे नहीं, हम तो अपना इसको फॉलो करेंगे। अब आपने उसको रुकवाने की कोशिश की, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने की कोशिश की, आपके ऊपर आरोप लग गया कि भाई आप दूसरे धर्म के हो, इसलिए इस धर्म के साथ नाइंसाफी। जबकि आप क्या कर रहे हो? आप अपना काम कर रहे हो। तो इसी समाज में, और इसी समाज में अगर वो देर तक वो लोग रुके हुए हैं फॉर एग्जाम्पल, और वो आपने इजाजत दे दी और उसकी वजह से देर रात कोई दंगे हो गए, तो यही समाज फिर आपसे कहेगा देखो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन नहीं किया, अगर इनको सही समय पर रोक लिया होता तो दंगे नहीं होते, संपत्तियां जलाई नहीं जाती। राइट और रॉन्ग? तो आपके लिए इधर भी मुसीबत है, इधर भी मुसीबत है। आप 7 बजे रोक रहे हो तो आपके ऊपर इल्जाम लग रहे हैं, आप देर तक होने दे रहे हो तो उससे लॉस हो रहा है। तो इसका मतलब है कि जो विरोध और समर्थन दोनों आ रहा है वो कहां से आ रहा है? सोसाइटी के अंदर से। तो सोसाइटी जो है वो बहुत ही अलग तरीके से काम करती है। पहली चीज क्या है? हमारा जो समाज है वो लेयर्स में, परतों में है। ये परतों को समझने की कोशिश करो। हमारा समाज लेयर्स में है, वी आर इन डिफरेंट लेयर्स, हम परतों के अंदर है। यानी भारतीय समाज कोई एक समाज नहीं है, ये समाज के अंदर कई हिस्से हैं। दूसरा,
जो गवर्नमेंट है वो ये कह रही है कि सोसाइटी को आपको चेंज करना है। फॉर एग्जाम्पल, यूपीएससी जब आपने चुना है तो यूपीएससी में बहुत से चैलेंजेस हमारे सामने, जरा ध्यान से समझो कि क्यों इतना टफ हो जाता है। तो यूपीएससी कई लोग समझते हैं कि जॉब है, ये जॉब नहीं करियर है। अब क्यों ये बड़ा मुश्किल है, ये सब्जेक्ट आपको क्यों इंट्रोड्यूस किया गया जीएस पेपर 1 में? क्योंकि आपको इसी के लिए काम करना है। फॉर एग्जाम्पल, यूपीएससी एक करियर है। करियर का क्या काम होता है? कभी साइकिल का करियर देखा है? होता है। तो साइकिल का एक करियर होता है, उसका काम क्या होता है? अरे कभी सिलेंडर लाद दिया, कभी किसी को बिठा लिया, और उसको क्या करना होता है? उसको एक जगह से दूसरी जगह ढोना होता है। करियर का ही काम होता है ना। मैं थोड़ा सा इसको और हल्के तरीके समझा रहा हूं। तो करियर क्या होगा? सिलेंडर लेते आना, जरा पीछे बांधा, निकल लिए। कोई बैठ गया पीछे, चलो जरा आगे तक छोड़ देना, तो आपने करियर पे बिठाया और आगे उसको लेके चले गए। इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब अगर आप ये हैं, आप ऑफिसर हैं, ये थोड़ी देर के लिए आप मान लें, तो आपको काम क्या होगा? गवर्नमेंट कह रही है भाई ये समाज के रिजिड लोग हैं, ये इनके अंदर इनर्शिया है, ये खुद से मूवमेंट नहीं कर पा रहे हैं, तुम्हें इनकी पोजीशन में चेंज करना होगा। तुम्हें इनकी पोजीशन में क्या करना पड़ेगा? चेंज करना होगा। इस एग्जांपल को अगर तुम समझ गए, यूपीएससी तुम्हारे लिए सबसे आसान है। इसको दिल में बिठा लो, नहीं समझना दोबारा पूछ लो। ये साइकिल बना लेना, याद रखना इसको। अब जो मैं तुमसे पूछने जा रहा हूं मुझे तुम जवाब दे दो। तो तुम्हारा काम है इस सिलेंडर को, इस व्यक्ति को उठा के एक जगह से दूसरी जगह लेकर आना। यानी ये तय हो गया कि हमारी सोसाइटी का एक बड़ा हिस्सा इनर्शिया का शिकार है। वो अपनी सिचुएशन को या तो बदलना नहीं चाहता या वो बदल नहीं सकता। जो गरीबी रेखा के नीचे है वो गरीबी रेखा के नीचे बना हुआ है। जो बहिष्कृत है। जिस महिला के वर्ग को ताकत नहीं मिली हुई है वो ताकत से बाहर है। तो जो ये ऑफिसर्स हैं, जो एजेंट ऑफ चेंज हैं, इनको क्या करना पड़ेगा? सोसाइटी के एक बड़े हिस्से को उठा के किनारे ले जाना पड़ेगा। अब जो व्यक्ति ये साइकिल चला रहा है, ये पैडल में जो चला रहा है, उसको जब मान लो भारी सामान तुमने उस पर डाल दिया, पहले वो मस्त एकदम हाथ वाथ छोड़ के चला जाता हूं किसी धुन में गाते हुए चल रहा था। अचानक से तुमने भारी सा सिलेंडर या कोई भारी भरकम आदमी बिठा दिया, तो क्या होता? अचानक से साइकिल की गति को आगे ले जाने के लिए आपको क्या करना पड़ता है? बहुत ताकत लगानी पड़ती है। पूरी ताकत से ऐसे करते हो ना, वह चाची कितना खाओगी, पीछे चिल्लाते हो, चाची साइकिल नहीं हिल रही जब से तुम बैठ गई हो, ऐसे बोलते हो ना। फॉर एग्जाम्पल ऐसे किया होगा। इसका मतलब है कि जिस समाज में, चूंकि मैंने अभी कहा कि समाज एक नहीं है, समाज कई है, तो जिस समाज में तुम जा रहे हो वहां इनर्शिया का स्तर कितना ज्यादा है। इनर्शिया का स्तर यानी जो जड़त्व है वो कितना ज्यादा है। जितना ज्यादा इनर्शिया होगा, आपको उसको उसकी पोजीशन से हिलाने में उतना ज्यादा संघर्ष करना पड़ेगा, उतनी ताकत लगानी पड़ेगी। अब समझ में आया? कल मैं कुछ चीजें पढ़ रहा था। राजस्थान में एक गांव है, वहां सभी महिलाओं को प्रोस्टिट्यूशन में डाल दिया जाता है क्योंकि वो पैसे कमा के लाती हैं। थोड़ा समझो इस बात को। अब वो इसको स्वेच्छा से स्वीकार कर रही हैं। वो कह रही भाई हम गरीब हैं, हम सारी चीजें मां ने किया, मौसी ने किया, चाची ने किया, हम भी कर रहे हैं। और वो घर का कर्ज उतार रही हैं, वो घर के लिए सेविंग्स कर रही हैं। और इसका संबंध प्राचीन समय से, कि वो परंपराओं में चला आ रहा है। अब आप समझिए, अगर हम एक तरीके से देखें, कुरीति है ये, लेकिन इस कुरीति यानी कि ये जो बैड प्रैक्टिस है, इसके पीछे क्या है? उनकी अपनी मान्यताएं शामिल हैं, मजबूरियां शामिल हैं। अब आप ऑफिसर बन के गए, सरकार ने कहा कि सेक्स वर्कर जो हैं वो लीगलाइज नहीं है हमारे यहां, आपको उनको दूसरे काम में लगाना है। और उसमें से जब मैं वो देख रहा था, पढ़ रहा था, उसमें कुछ लोग बहुत अच्छा कमा रहे हैं, जिन्होंने कर्ज उतार दिया, मकान अपना बना लिया, बहन की शादी करनी है, वो लड़कियां कर रही हैं सारा काम। अब उस कंडीशन में आप वहां के आईएएस हैं, आप वहां के डीएम बन के गए मान लीजिए, और आपको कुरीति हटानी है, हटाइए जरा आप। क्योंकि आप किसी और बिजनेस में उनको डालेंगे, किसी और काम में डालेंगे, उतना पैसा वो नहीं कमा पा रहे हैं जितनी उनकी जरूरतें हैं, परिवार चलाना है। आपको रिहेबिलिटेट करना है, आपका उनका पुनर्वास करना है, करा लोगे? उनकी मान्यताएं प्राचीन हैं, करा लोगे? ये है चैलेंज आपका। इंडियन सोसाइटी आपको इसलिए पढ़ा जाता है कि आपका दिमाग खुलना शुरू हो जाए।
अब आपको वो परिवर्तन जब करना पड़ेगा तो आपको मल्टी डायमेंशन अप्रोच क्रिएट करने पड़ेंगे। अब मान लीजिए तुमने उसका 10,000 रुपए का जॉब कहीं लगवा दिया, बोले भाई 10,000 रुपए तुम्हारी ऐसी की तैसी। उसमें एक ने बताया कि हम भैया 50 से 60,000 रुपए कमा रहे हैं महीने का, तो वो 50 से 60,000 छोड़कर वो जो परंपराओं के रूप में चला 10,000 रुपए आपसे क्यों लेगी? और आप अपने इंजीनियर को तो 50,000 रुपए दिला नहीं पा रहे हो, तो उसके लिए जॉब क्रिएशन कहां से कर पाओगे? और नहीं कर पाए तो क्या होगा? ये कुरीति चालू रहेगी। अब आपके पास तरीका क्या है, आप बताइए मुझे। दिक्कत हो रही है? ये दिक्कत हर दिन आपके सामने आएगी, हर दिन ये प्रॉब्लम आपके सामने आएगी कि मुझे क्या डिसीजन लेना है। सो दिस इज द फैक्टर। आपको समझ में आया कि आपको समाज के बहुत ढेर सारे लोगों को बिठा के ढोना पड़ेगा, ढोना पड़ेगा। आपको क्या लगता है? सरकार ने कहा कि एनरोलमेंट होनी चाहिए स्कूल में, सुनने में बड़ा अच्छा लग रहा है, भाई सबका नामांकन कराया जाना चाहिए। प्रैक्टिकल में क्या सारे बच्चे पढ़ना चाहते हैं? मैंने कई लोगों से बात की, बोले यार स्कूल क्यों नहीं जाते हो, सरकार मिड डे करे, हम भी बड़ा ज्ञानवान को ज्ञान देने बैठे। बोले यहाँ आओ बोले आओ, नहीं लगता है मन मेरा पढ़ने में, क्या करें बताओ? सीधे मेरे को बोला, नहीं लगता है मन मेरा पढ़ने में, क्या करें? क्या कर लेंगे पढ़ के? बोले करते क्या हो? अरे दिन भर में आराम से 500-700 रुपया कमा लेते हैं, वहां क्या मिलेगा? हो गया काम। बोला नहीं पढ़ने। बोले हम गए थे, मास्टर मार चले आए, खत्म खेल। अब वो पढ़ना ही नहीं चाहता तो तुम इनरोलमेंट कैसे शो करोगे? बताओ मेरे को, प्रॉब्लम है ना? क्या हर बच्चा पढ़ना चाहता है? देखो इस क्लास में कितने एडमिशन अभी तक घर से नहीं निकल पाए, हौले हौले मूड बन रहा है, कब चलें कब ना चलें। तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हमारे सामने है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम हमारे सामने है। सो ये जो चीज है ये इंडियन सोसाइटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट। अब आप समझ गए होंगे कि हमें एक चीज क्यों पढ़ाई जा रही है, इश्यूज क्या हैं। आप तभी सॉल्यूशन दे पाओगे जब उसके प्रॉब्लम के रूट कॉज तक पहुंचोगे। तो अब अगली बात लिखो, यूपीएससी ऑफिसर से क्या चाहता है? सिलेबस के साथ ये सीखते जाना। आपसे चाहता क्या है? आप कोई चमत्कार करें, भारत की समस्याओं को जाए और आबरा का डाबरा करे और सॉल्व हो जाए? नहीं। यूपीएससी आप कौन है भैया? ग्रेजुएट ही तो हैं, ठीक है। बड़े बड़े नेता यहां तो कर नहीं पा रहे हैं, पाकिस्तान निपटा दें, सिंधु नदी का पानी अपने पास खींच लें, गरीबी खत्म कर दें, भुखमरी खत्म कर दें, कर पा रहे हैं? बड़े बड़े अर्थशास्त्री नहीं समझ पा रहे हैं, गैस सिलेंडर जो है दाम सस्ता कर दें, हो पा रहा है देश में? नहीं हुआ। तो वो कह रहा है कि आप ग्रेजुएट हैं, तो ग्रेजुएट से वो उम्मीद क्या कर रहा है? वो ये कह रहा है कि आप सिर्फ हमारे सोसाइटी की प्रॉब्लम्स को सही तरीके से समझ लो। दिस इज द ओनली रिक्वायरमेंट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट फ्रॉम यूपीएससी। पूरे सिलेबस में आपसे वो ये कहेगा, ट्राई टू आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम्स इन अ करेक्ट वे, ट्राई टू आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम्स इन करेक्ट वे, करेक्ट मैनर। समस्याओं को केवल तुम सही ढंग से समझ लो, अंदर जब आ जाओगे लबासना में, तब ताकत हो जाएगी, तब भैया सुलझा भी लेना। क्यों ये आपसे उम्मीद क्यों कर रहा है? वो इसलिए कर रहा है क्योंकि अगर आप सॉल्यूशन तभी दे पाओगे, ये पूरा प्रोसेस है, जो ये सर्विस होती है ये एक प्रोसेस है कि आप जैसे जैसे इस सर्विस में, आपने देखा शुरुआत में एसडीएम, डीएम, फिर ज्वाइंट सेक्रेटरी करते करते कैबिनेट सेक्रेटरी। कल आपने देखा जो अभी वन नेशन वन इलेक्शन पे कमेटी बनी है, कौन कौन शामिल है उसमें? पढ़ा तुमने? ध्यान से देखा? बताओ जरा। प्रेसिडेंट साहब हैं, गृह मंत्री हैं, अपोजिशन के लीडर थे जो निकल। लेकिन सवाल है और कौन है? ये तो मंत्रीगण है, और कौन है तुम्हें पता है? पूर्व कैबिनेट सेक्रेटरी उसमें शामिल हैं। अब पूर्व कैबिनेट सेक्रेटरी कौन होता है? सभी आईएएस में जो सबसे सीनियर होता है। समझे कि गवर्नमेंट को इतना बड़ा मुद्दा उसमें करना, सुप्रीम कोर्ट के जो है जज, ये सब लोग इसमें शामिल है। उसमें शामिल कौन है? सीनियर ब्यूरोक्रेट, रिटायर्ड ऑफिसर्स के ऊपर गवर्नमेंट इतना रिलाई करती है। उसमें आप जाके पढ़िएगा आज, तो आपका ध्यान नहीं गया कि जो सबसे सीनियर मोस्ट आईएएस ऑफिसर उसको अंदर ले लिया, जो रिटायर्ड हो गया। तो आप कहां होंगे इसके बारे में अंदाजा लगाइए। तो भारत में ये प्रॉब्लम ही तो है कि भाई हम बार बार इलेक्शन कराएं या एक बार कराएं। अभी आज खबर आई कि भाई एक इलेक्शन में 50,000 करोड़ रुपए 2019 में खत्म हो गए। भारत के लिए 50,000 करोड़ मनरेगा के बजट से ज्यादा हो गया ये।
पूरे देश में मनरेगा का बजट इतना नहीं है जितना हम इलेक्शन में एक उड़ा देते हैं, एक सेंटर के। हम बार बार इतने स्टेट्स में इलेक्शन कराएं। कुछ कह रहे हैं कि नहीं, एक साथ नहीं करा सकते क्योंकि संघीय ढांचा जो फेडरल है खत्म हो जाएगा। तो आप देखिए ये क्या है, वो कह रहे हैं प्रॉब्लम को सही तरीके से आइडेंटिफाई कर लो, आइडेंटिफाई कर लो। तो प्रॉब्लम को सही से आइडेंटिफाई कर लिया, सॉल्यूशन आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। या आप कोशिश कर सकते हैं एटलीस्ट। ऐसा नहीं कि 1964 में भी 64 तक हम जो है एक ही साथ इलेक्शन कराते थे, तो इससे कोई देश तो बर्बाद नहीं होगा, संघीय ढांचा खत्म नहीं हो गया। अभी क्यों संघीय ढांचा की याद आ गई? तो सवाल है कि आज देश चाहता है कि उसको 2047 तक विकसित राष्ट्र बनना है, डेवलप नेशन बनना है। टाइम कम है, हमारी जो आज यूथ है वो बूढ़ी हो जाएगी। आज जो डेमोग्राफिक डिविडेंड जिसके बारे में 4D के बारे में प्रधानमंत्री बात कर रहे थे, उसमें एक डेमोग्राफी था। ये डेमोग्राफी ही जिसकी वजह से आज G20 में बड़े बड़े नेता भागकर इंडिया आ रहे हैं। 80% इकोनॉमी है G20 के पास पूरी दुनिया की, वो भारत में आके बैठ रही है। हर जगह भारत की तूती बोल रही है, भारत की वंदना हो रही। कारण जानते हो उसका क्या है? ऐसा नहीं कि वो प्रधानमंत्री का बहुत बड़ा चमत्कार है, पूरे देश को पता है कि डेमोग्राफिक डिविडेंड है भारत के पास, सबसे बड़ी युवा आबादी है भारत के पास। तो सबसे बड़ी जो युवा आबादी है वही सबसे बड़ा बाजार है, सबसे बड़ी ताकत है। बचा कुचा था वो देखो, सिंगापुर का जो नया राष्ट्रपति वो भी भारतीय हो गया। अमेरिका में भी लग रहा है कि इंडिया बैठ जाएगा, ब्रिटेन में बैठा ही हुआ है। कुछ अभी एलन मस्क ने जो अपना ट्वीट किया है, मोस्टली कंपनीज के सीईओ इंडियंस बैठे हुए हैं, टॉप मोस्ट कंपनीज के। तो इसका सीधा सा मतलब है जो भारत का डेमोग्राफी है वो बहुत पावरफुल है, इसीलिए वो भारत की तरफ भागकर आ रहे हैं। अब जरा इसको ध्यान से देखो कि मैं क्या चीज तुमसे कहने की कोशिश कर रहा हूं। तो जो प्रधानमंत्री ये डेमोग्राफी के बारे में बात कर रहे, ये बड़ा इंपॉर्टेंट। अब भारत क्या अपना रिसोर्स बर्बाद कर सकता है बार बार इलेक्शन में? चुनाव आचार संहिता 1.5 महीने कोई काम नहीं हो सकता। तुम्हें पता है वो IAS ऑफिसर बदल दिए जाते हैं, आप कहीं काम कर रहे हैं तुरंत वो गवर्नमेंट मिशनरी काम ही नहीं करती है। भारत को बहुत कम समय में ट्रांसफॉर्म करना है, बहुत कम समय में आगे जाना है, क्योंकि ये आबादी बूढ़ी हो जाएगी तो कुछ समय बाद। जब एक बार बूढ़ी होगी तो ये लायबिलिटी बन जाएगी। तो भारत को बहुत कम टाइम है, भारत को बहुत तेजी से प्रगति करनी है। तो कल प्रधानमंत्री ने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कही, जो सबसे इंपॉर्टेंट ये नहीं था कि 2047 तक भारत को क्या करना है, विकसित बनना है। उसके नीचे की जो 3 पॉइंट उन्होंने बोले हैं वो बड़े इंपॉर्टेंट है, वो आपने लिखे नहीं ध्यान से। वो इंडियन सोसाइटी का आपका सिलेबस है। उन्होंने कहा ऐसा भारत, न्यूज़पेपर पढ़ा, उसमें 3 शब्दों का प्रयोग किया था जहां ये 3 चीजें नहीं होंगी। कौन सी? न्यूज़पेपर नहीं पढ़ रहे हो, नीम की डंडी से मारूंगा। यस, कास्टिज्म, जातिवाद नहीं होगा, कम्युनिज्म, संप्रदायवाद नहीं होगा, हम धर्मों के बीच में लड़ाई नहीं लड़ेंगे, हम भारतीय हैं, हम भारतीय के रूप में दिखाई पड़ेंगे। और तीसरी चीज करप्शन, भ्रष्टाचार। नहीं पढ़ा तुमने। प्रधानमंत्री जब कोई चीज बोल रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट कोई चीज बोल रहा है, तो हमेशा उसको पकड़ के बैठो। वो किसी तुम्हारी पसंद की पार्टी हो या ना हो, इससे मतलब नहीं है। वो राष्ट्र का प्रधानमंत्री मेरे भाई, तुम्हारी पसंद ना पसंद से चीजें नहीं चलेगी। कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट के अंदर है वो। तो तुम कॉन्स्टिट्यूशन में अब 4 बात हो रही। 4D है भारत के पास, ये 4D ध्यान से पकड़ के बैठोगे, क्वेश्चन है यूपीएससी का 15-15 नंबर का। और 3C एब्रीविएशन के मास्टर हैं प्रधानमंत्री हमारे। और 3C की करप्शन नहीं होना चाहिए। और ये आज की बात नहीं है, ये पिछली सरकार में मेंस का क्वेश्चन है। ये TEC, ट्रांसफॉर्म, एनर्जाइज एंड क्लीन, ये क्वेश्चन है मेंस का, यही बन के आता है। TEC, ट्रांसफॉर्म, यानी भारत को तेजी से बदल देना। तो ये जो नियम कानून बदल रहे हैं वो क्या है? ट्रांसफॉर्म है। एनर्जाइज, भारत को ऊर्जावान बनाना, भारत के हर वर्ग को ऊर्जावान बनाना। मान लो तुम महिला हो, तुम कह रही मैं अपना कुछ का करना चाहती हूं, तुम्हारे पास करने के लिए पैसे चाहिए, तो बैंक पता चला हाथ खड़े करके बैठे, माल्या साहब लेके निकल गए पैसा, तो तुम्हें लोन कहां से मिलेगा? अगर तुम्हें लोन मिल जाए तो तुम छोटा मोटा काम करके अपने पैरों पे खड़ी हो सकती हो। तो एनर्जाइज करने का मतलब होता है हर सेक्टर को एनर्जाइज कर देना। जो यूथ है स्टार्टअप करना चाह रहा, आप देखिए स्टार्टअप कितने हमारे बढ़ गए, एनर्जाइज कर देना। हमारी आज की महिलाओं को मुद्रा लोन मिल रहा है, तमाम तरह के काम। वो आपने देखा होगा 2 लाख दीदी की, उद्योगपति दीदी, बोले हम अपनी महिलाओं को एंटरप्रेन्योरशिप बता रहे हैं। लखपति दीदी, करोड़पति दीदी का जो कॉन्सेप्ट चल रहा है, तो यही है एनर्जाइज करना समाज के हर वर्ग को। और C का मतलब क्लीन, मतलब जिसका जो हक है वो मिले, भ्रष्टाचार ना हो। मैं तुम्हें कम से कम 12 क्वेश्चन, मिनिमम 12 क्वेश्चन सिर्फ इन्हीं 3 वर्ड पे दिखा सकता हूं। DBT का क्वेश्चन, DBT क्या है? क्लीन। DBT क्या है? एनर्जाइज।
यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। तुम चाहते हो कि मुझे मेरे छात्रवृत्ति का पैसा मिले, स्कॉलरशिप का, पहले बिचौलिया बैठा होता था, अब डायरेक्टली मेरे ट्रांसफर मेरे अकाउंट में आ रहा है, तो दैट इज मींस व्हाट, भ्रष्टाचार खत्म। भ्रष्टाचार खत्म मतलब क्लीन, और मुझे मेरा हक मिल गया, मैं ट्रांसफॉर्म कर जाऊंगा या मैं एनर्जाइज हो जाऊंगा। जाके देखो जैम ट्रिनिटी पे कितनी बार डीबीटी और जैम ट्रिनिटी दोनों के क्वेश्चन आए हुए। अब 3C के बारे में उन्होंने बात कर दी, कौन सा, करप्शन नहीं होना चाहिए, कम्युनिज्म सिलेबस का टॉपिक है, और कास्टिज्म सिलेबस का टॉपिक है। तो कल प्रधानमंत्री ने तुम्हें जीएस पेपर 1 में ढेर सारे टॉपिक दे दिए, तुम पकड़ ही नहीं पा रहे हो। तुम्हारा ध्यान है 2047 में विकसित हो जाएंगे। नीचे क्या होगा, विकसित होकर हम क्या हासिल करेंगे एक राष्ट्र के रूप में, उस पर भी तो ध्यान दो कि जहां ये 3 बुराइयां भारत की नहीं हो पाएंगी। अंग्रेजों ने हमें किस आधार पर बांटा था? अगर आज अंग्रेजों ने हमें नहीं बांटा होता तो हम साउथ एशिया में चीन से ज्यादा ताकतवर होते। हमारे विभाजन का सबसे बड़ा लाभ चीन को मिला था। कभी पढ़ना इस बारे में या पढ़ोगे आगे चल के? यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में जहां बात हो रही थी, हमारी मेंबरशिप होती। अगर आप पाकिस्तान और बांग्लादेश का इलाका पूरा जोड़ लो तो पूरे दक्षिण एशिया में सबसे ताकतवर हम होते, क्योंकि बंदरगाह हमारे पास थे, सेंट्रल एशिया का रूट हमारे पास था, एनर्जी सिक्योरिटी हमारे पास होती, ओशियन हमारे पास होता, अफ्रीका से भी कनेक्ट होते और एशिया से भी कनेक्ट होते ईस्टर्न। हमारी पोजीशन ही अलग होती, हमारी पोजीशन ही अलग होती। तो वो डिवीजन हुआ किस बेसिस पे था? कम्युनिज्म के बेसिस पे, धर्म के आधार पर ही तो विभाजन हुआ था। तो भारत की जो सबसे बड़ी समस्या है वो किस बेसिस पे है? कल जो स्टालिन ने बयान दिया उसमें उसने क्या बोला कि सनातन को मिटा देंगे। बोले क्यों? बोले हम पेरियार को मानते हैं, पेरियार दलित आंदोलन के बारे में बात कर रहे हैं। तो उनका एक मत है कि भाई ये जो सनातन है उसको उन्होंने ब्राह्मणवादी नाम करार दिया और उन्होंने कहा कि इसकी वजह से ऐसा ऐसा दलित उत्पीड़न हुआ है। मैं सही गलत पे डिवीजन पे नहीं कर रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि भारत अपने आप को एक पावर के रूप में दिखाना चाहता है और भारत के अंदर ही विरोध हो रहा है। कास्टिज्म को लेकर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? कम्युनिज्म को लेकर। तो मुझे ये बताओ, ये विरोध दुनिया को क्या मैसेज दे रहा है? क्या भारत एक यूनिफाइड, एक ताकतवर कंट्री है? नहीं। उन्हें पता है कि इंडिया के अंदर फॉल्ट लाइन है, जब चाहे तब भड़का दो, इंडिया अपने आप के अंदर ही निपट जाएगा। क्लियर है? तो आपको समझना पड़ेगा कि समाज बताता है कि हम कितने ताकतवर हो सकते हैं, समाज बताता है। क्लियर? चलिए, ये समझ में आया? तो यूपीएससी आपसे क्या डिमांड कर रहा है, प्लीज पूछें। नहीं, डायरेक्ट तो यहां कुछ है ही नहीं है। इश्यू क्या है वो ये नहीं कहेंगे प्रधानमंत्री ने कहा, उन्होंने प्रधानमंत्री ने कहा, इसका मतलब वो सरकार की दशा दिशा आपको बता रहे हैं। आपको मैंने अभी थोड़ी देर पहले हैंडल विथ केयर, इस शब्द को फिर से याद, हैंडल विथ केयर, कि आखिर वो डेमोग्राफी क्या है। कितनी बार सोचा कि डेमोग्राफी क्या है बेसिकली, और डेमोग्राफी क्या बहुत पॉजिटिव चीज है? डेमोग्राफी मतलब युवा आबादी, कार्यशील जनसंख्या में एक छोटा सा जवाब दोगे? सबसे ज्यादा दंगे कौन कर रहे हैं ना? चाचा आ रहे होंगे, चला दो बस को, ऐसे कर रहे होंगे, ऐसे कोई आता होगा, बेटा क्या बात हो गई आग लगा दो। दुनिया भर के आतंकवादी संगठन में कौन है? वहां भी चाचा का नाम ले लो कौन गोलियां चला रहा है? बोको हरम, आईसिस, अल-कायदा। कौन गोलियां चला रहे? यूथ। दंगों में शामिल कौन है? रेप केस में कौन शामिल है? नहीं, एलियंस हैं। हिंसा कौन कर रहा है? तो तुम डेमोग्राफी की बात कर रहे हो, और सारी समस्याओं की जड़ अपराध, महिलाओं के खिलाफ हीनियस क्राइम, तेजाब फेंकने का काम चचा कर रहे। कौन कर रहा है? वही है जो तू मेरी ना हो सकी तो किसी की ना होगी, वही वाला तो जा रहा है। और कौन जा रहा है? हमारे जलन के वो चीजें जो है वो बर्बाद कर रहा है। तो यूथ ही तो है। तो अगर डेमोग्राफी पॉजिटिव है तो ये अपराध क्या है? किसको पूरी दुनिया, कश्मीर में पत्थर किसने चलाए? फिर चचा ने चलाए होंगे, उनसे अपनी बॉडी तो खिंच नहीं रही है, पत्थर कौन फेंकेगा? कौन था? यूथ। किसको सबसे इजी टारगेट माना जाता है?
यूथ को। सवाल यह है कि किसी भी आधार पर उसको बंदूक पकड़ा दी, ट्रेनिंग करने कौन जा रहा है? जो अभी गए और पीओके में ट्रेनिंग करने कौन जा रहा है? यूथ जा रहा है। किसी बेसिस पे उसको भड़का रहे हैं। तो जोश है, होश नहीं है। तो सवाल है कि अगर डेमोग्राफी पॉजिटिव है तो ये क्या है? ये तो मैं सिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि हमें दोनों पक्ष देना पड़ेगा। तो डेमोग्राफी दो धारी तलवार है, डबल एज स्वॉर्ड है। तो डबल एज स्वॉर्ड क्या होती है? एक दूसरे की गर्दन की तरफ होती तो दूसरी तरफ अपनी गर्दन। तो जो ये प्रधानमंत्री कह रहे हैं 2047 में, अगर तुमने इस यूथ को सही दिशा नहीं दी, अपॉर्चुनिटी नहीं दी, जॉब नहीं दिए, अवसर नहीं दिए, तो इसकी दूसरी धार किसकी तरफ है बेटा? तुम्हारी तरफ है। ठीक है? बॉर्डर पे लड़ाई हो जाए उतना पैसा बर्बाद नहीं होता जितना 2 दिन की हिंसा में हो जाता है। जो पाए जला के खत्म कर दो। नू हिंसा में देख लो कितनी बसें जला दी, कितनी कारें जला दी, कितनी जीप जला दी। जरा अंदाजा लगा के देखो कितनी संपत्ति 2 दिन में निपटा दी। तो आपको किसी दुश्मन को बुलाने की जरूरत नहीं है। कौन थे वो जलाने वाले? या इससे पहले एक सेना में भर्ती की परियोजना शुरू हुई थी, देखा था कितनी ट्रेनें जली थी, कितनी बस जली थी। वो क्या पाकिस्तान की जली थी? वो भारत की जली थी भाई। उसमें क्या पाकिस्तानी ट्रेवल करते थे कि तुम बड़ा खुश हो पाकिस्तानी बसें जला दी? अरे अपनी जलाई है तुमने। तो सवाल यह है कि वो हिंसा किसने की? भारतीय युवाओं ने। तो डेमोग्राफी वर्ड को सही तरीके से समझना होगा तुम्हें। ये जो शब्द है, इसीलिए मैंने कहा हैंडल विद केयर। मेरे क्वेश्चन का जवाब दो। मैंने कुछ गलत बोला? बोको हरम में 13-13 साल के बच्चे गोलियां चला रहे हैं। तालिबान को उठा के देख लो, अलकायदा को देख लो। सो सवाल ये नहीं है। सवाल ये है कि हम जब भी किसी शब्द को समझें तो उसका मतलब क्लीन मतलब क्या? मतलब झाड़ू लगा पूरे देश को साफ कर देंगे क्या? कि हर आदमी झाड़ू पकड़ना, चलो क्लीन करो। क्लीन मतलब होता है कि सिस्टम मस्ट बी क्लीन। जहां से भी वो योजनाएं और पैसा फ्लो हो रहा वो क्लीन होना चाहिए। तो आपको एक एक शब्द को सही तरीके से समझना पड़ेगा। यूपीएससी, अब बताओ क्वेश्चन क्या था, पूछो। बिल्कुल। अब इसमें तुमने कहा कि एक वर्ड तुमने किया गलत या गंदा लगता होगा। मेरा क्वेश्चन है क्या ये काम गलत या गंदा है? अब मेरे इस क्वेश्चन का जवाब देना। मैं अभी समझ सकता हूं कि अभी तुम्हारे बौद्धिक इतना स्तर बढ़ा नहीं है, लेकिन जब तुम इतिहास में जाओगे और भारतीय इतिहास को पढ़ोगे तो तुम्हें कई ऐसे ग्रंथ मिलेंगे जो समाज की जरूरत को समझते थे, और कई ऐसे देश मिलेंगे जहां वो लीगलाइज है। पर सवाल है कि हमने इतनी जल्दी किसी चीज को गलत या सही क्यों कह दिया? मेरा क्वेश्चन है। यही बौद्धिकता, मैं तुम्हें डे 1 से पहले कहा था, तुम्हारे लिए ना आज से कोई चीज गलत है और ना कोई चीज सही है। यह किसने कहा कि बाहरी समाज हमेशा सही होता है? बिल्कुल, शिक्षा को लेकर हम बात कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से हमें ये चीजें समझने की बहुत जरूरत है। तो जल्दबाजी यूपीएससी में कभी गलत सही की मत करना, स्पेशली गुरुकुल में। चीजों को सही तरीके से सोचने की कोशिश करना। अगर ये गलत था तो वात्सायन ने क्यों लिखी किताब? भारतीय परंपरा का हिस्सा है। और हम जब गलत सही कह रहे हैं तो क्या हम वाकई में अपने हिसाब से उसको चीजों को कह रहे हैं? एक समाज बड़ी गतिशील अवधारणा होती है। यह बात ध्यान रखना, जो आज गलत है वो कल सही होगा, जो आज सही है वो कल गलत हो सकता था। अभी मैंने एलजीबीटी के बारे में बात किया। तो इसका मतलब है कि समाज क्या है? एक डायनेमिक कॉन्सेप्ट। लिखो इसको, सोसाइटी इज अ डायनेमिक कॉन्सेप्ट। इसीलिए यहां पर
संघर्ष होते हैं। अब बताऊं, एग्जाम्पल दूं? बच्ची निकली क्लास के लिए, तुम्हारा एग्जाम्पल ले लेता हूं। बाल खुले हुए हैं, घर में कोई बुजुर्ग हैं, बात सुना, ऐसे होता है, ऐसे ही होता है कभी कई कई घरों में, हो सकता है तुम्हारे घर में ना होता तो बड़ा शर्म नाम की कोई चीज नहीं है, ना सर पे घूंघट है, ना पर्दा है, बाल खुले हुए हैं। कई समाजों में आपने सुना होगा, क्योंकि उन्होंने अपनी मानसिकता के हिसाब से इसको बताया। और आज फेमिनिस्ट है, क्योंकि लड़की, आपने देखा ईरान में बालों को काटने का एक आंदोलन चला, बालों को काट दिया उन्होंने, बोला बाल ही काट दिए उन्होंने, बोले ये आंदोलन का तरीका था। तो मेरे बाल है, मेरे राइट से मैं चाहे जो करूं, बांधू खुले रखूं, मेरा मन यार। तुम कौन होते हो डिसाइड करने वाले कि मुझे खुला रखने बंद करने? सही बोल रहा हूं, गलत बोल रहा हूं? तो सोसाइटी एक डायनेमिक कॉन्सेप्ट होता है, लगातार चीजें इसमें क्या होती हैं, बदलती रहती हैं। जो गलत है सही है, गलत है सही है, चलता रहता है। इसीलिए अब क्या होगा, इनको टोक दिया इनके दादाजी ने, मान लो फॉर एग्जांपल, अब ये भड़क के क्या बोलेंगी, कोई काम धाम नहीं है, जब देखो तब बाल निहारना, ये करना वो करना, क्या गलत है? लेट हो रही गुरुकुल क्लास के लिए, डांट दिया इन्होंने कस के, या इन्होंने विरोध, या नहीं सुना तो जाके मम्मी से बोलने लगे, मम्मी देखो दादाजी रोज टोकते हैं, और उन्होंने घर में तांडव मचा रखा है, कोई संस्कार नहीं है, पिताजी को तुम्हारे बुला लिया, इस तरह बात चलती है। तो ये होता है कि नहीं होता है? होता है ना? तो अब दोनों अपनी अपनी मान्यताओं से उन्होंने क्या किया, समाज में टकराव पैदा कर दिया, परिवार में क्लेश हुआ, हुआ कि नहीं हुआ? ना, ये गलत है, ये वैदिक वेद में कहां लिखा है कि बाल नहीं खोलना है? ये उस, मैंने कहा ना, इसको ऐसे समझो कि समाज एक बदलती हुई अवधारणा है, समाज एक बदलती हुई अवधारणा है, यहां मूल्यों का टकराव होता है। उनसे पूछो तो वो 50 तुम्हें लॉजिक दे देंगे कि लड़की को बाल क्यों बांधना चाहिए, पूछ के देखना कभी उनसे। जैसे एग्जांपल लेता हूं, मेट्रो में कुछ लोगों ने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पे बहुत अश्लील हरकतें की वीडियो बनाया। अभी देखो, कल मेट्रो वालों ने सीआरपीएफ खड़ा कर दिया हर जगह, ये हालत हो गई। कई लोगों ने, हमारी एक सेलिब्रिटी है देश की, वो ऐसे कपड़े पहनती हैं, जावेद लगता है उनके नाम के साथ, ठीक है, वो ऐसे कपड़े पहनती है, और भारत के कई लोगों ने उसको रोल मॉडल बना लिया है कि कपड़ा खुद सोचता होगा कि हम क्या हैं, ठीक है, हम हैं क्या, कपड़ा खुद कंफ्यूज हो जाता होगा उस चक्कर में। तो कई देखा देखी लोगों ने मेट्रो में अपनी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का, यानी कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का उन्होंने इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। अब उसमें आप कोई बुजुर्ग आदमी बेटा देखा, कहे थे ना, देखा और छूट दो, देखो देखो यही दिन देखना बचा था, मौत से पहले यही दिन देखना बचा था। बोलो ऐसा होता है कि नहीं होता है? और आप भी, दादाजी सही कह रहे हैं, क्या हम देखें इसको, आप बोल नहीं सकते, सामने वाला लड़ने पहुंच जाएगा। तो समाज में यहीं से कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट क्रिएट हो जाता है, जो दोनों के अपने अपने पक्ष हैं, तो निर्णय लेना मुश्किल हो जाएगा। तो वहां पर आपको जीएस पेपर 4 पढ़ाया जाता है। देखो, यूपीएससी ने बहुत अच्छे तरीके से बिसात बिछाई है। ठीक है भाई, आपको ये करना है तो उसके लिए नियत स्थान है, ये सार्वजनिक स्थान है, और ये देश काल है। हमारा देश भारत है, जहां पे हम इस तरह से रहते हैं। अमेरिका में तुम करो, सोशल मीडिया के माध्यम तुमने अमेरिका कॉपी कर लिया, अरे अमेरिका का ये वाला कल्चर कॉपी किया तो ये भी देख लेते, वो कितना पढ़ते लिखते हैं, वो तुमसे होता नहीं है। जैसे कैमरे का फ्रंट वाला मुंह देखा तुरंत मुंह बनने लगता है, डोनाल्ड डक की तरह बन जाते हैं आदमी, सीधे मुंह आजकल कोई फोटो नहीं खिंचा रहा है, ये हालत हो गई है। तो सिंपल सा फंडा है, यहां जो हम बात करने जा रहे हैं, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। तो एथिक्स आपको पढ़ाया जाता है कि आप जो कर रहे हो उसमें नैतिकता कितनी है, सत्यनिष्ठा कितनी है, और आपके पास विवेक नाम का एक चीज है कि मुझे ये काम कहां कैसे करना चाहिए, क्योंकि उसके आधार पर ही आप डिसीजन ले पाओगे कि ये चीज सही है या गलत। उनको बताओगे देखो देवी जी या देवता जी, आप कर रहे हो वो ठीक है, लेकिन ये जगह सार्वजनिक है, यहां आपको नहीं करना है। तो आप उसको समझा पाते हो ना। देखो आज सीआरपीएफ खड़ी हो गई है, सीआरपीएफ खड़ी हो गई, वो दूसरे तरीके समझाती है।
तो यहां सीधा सा मतलब है, इस समाज में आपने देखा कई लोग समझाने पहुंचे, लोगों ने वीडियो में देखा, आपने लड़ाई कर ली उन लोगों ने, चिल्लाने लगे, नोटिस किया होगा आप लोगों ने। तो इसका सीधा सा मतलब है कि यहां मूल्यों का टकराव इस समाज की एक खास चीज होती है। मूल्यों का टकराव यानी क्लैशेस ऑफ वैल्यूज, क्लैशेस ऑफ वैल्यूज। तो क्या यह बुरा है? अब नहीं बोलेंगे, अब नहीं बोलेंगे। तुम बताओ बेटा, तुम तो हमको ऐसे देख रहे जैसे मंगल से आए। हाँ बताओ, मेरी क्लास में से टांग खिंचाई हो जाती कई बार। हम उजांग सर हैं भाई, पहचाना? हाँ तब ठीक है। बताओ, मूल्यों का टकराव सही या गलत है? गलत है। अभी क्या समझाया था थोड़ी देर पहले? ना गलत ना सही तुम्हें नहीं बोलना है, तुम्हें मूल्यांकन करना है। अगर गलत होता, अगर गलत होता तो हम कभी प्रगतिशील नहीं हो पाते और हम अपनी परंपराओं और रूढ़ियों को ढो रहे होते। मेरे जीवन पर मेरी एक रिलेटिव का बड़ा प्रभाव है। मैंने उनसे लाइफ की संघर्ष सीखा। तो हमारे यहां ननिहाल में एक गलत परंपरा थी कि लड़कियां जो खाना या महिलाएं जो खाना बनाती थी वो सिर्फ एक ही वस्त्र पहन के बना सकती थी। नहा के एक ही वस्त्र पहनना होता, पूरे कपड़े पहन के वो खाना नहीं बना सकती थी। तो मेरी मौसी थी, वो बड़ी क्रांतिकारी थी। उन्होंने कहा, सबसे पहले उन्होंने कहा कि मेरे नाना पढ़े लिखे थे लेकिन वो बड़े रूढ़िवादी विचारों के थे। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने इस प्रथा का विरोध किया और सालों से महिलाएं ऐसे वहां पे खाना बनाती थी। ठीक है, पेटीकोट बांध लिया और उसी के साथ खाना, उनको वस्त्र पहनने की अनुमति नहीं थी। उन्होंने इस प्रथा का विरोध करने की ठानी। डांटा गया, मारा गया, उनको खाना नहीं मिला, लेकिन अंत में नाना जी को झुकना पड़ा और उनकी वजह से यह तरीका बदला गया। यह गलत परंपरा थी। एजुकेशन शब्द को गलत तुमने इस्तेमाल किया। उसको लिटरेट कहते हैं, एजुकेट नहीं कहते हैं। हैंडल विद केयर। कोई व्यक्ति किसी यूनिवर्सिटी में जाके डिग्री लेता है वो लिटरेट है, एजुकेट नहीं है। एजुकेशन बहुत बड़ी धारणा होती है और एजुकेशन के लिए किसी डिग्री का होना जरूरी नहीं है। आप कम पढ़े लिखे हैं लेकिन आप प्रगतिशील विचारों के हैं, आप बदलाव के साथ बदल सकते हैं, आप एजुकेट हैं। आप पढ़े लिखे हैं, आपने डिग्री बहुत बड़ी ली है, आपने प्लास्टिक में खाया, कूड़ा फेंक दिया और एक कहीं भी देखा पेड़ काटने लगे, बर्बाद कर दिया, और एक कोई नहीं पढ़ा लिखा है और वो पेड़ों का संरक्षण कर रहा है ना, तो वो पर्यावरण के लिए एजुकेट है। समझे? बहुत बड़ा फर्क है, ये बहुत बड़ा फर्क है। लिटरेट है, उसको लिटरेट वर्ड यूज करो कि वो भाई लिटरेसी में है, वो डिग्री उसने ले रखी, यूनिवर्सिटी गया है। एजुकेट नहीं है। एजुकेशन पर्पसफुल होता है, याद रखना। एजुकेशन पर्पसफुल होता है, यानी हम क्यों ये ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, ये एजुकेशन है। इफ आई एम एजुकेट, आई एम प्रोटेक्टिंग। मैं डिग्री नहीं है लेकिन मैं अपने यूनिवर्सिटी, मैं अपने पेड़ पौधों का प्रोटेक्शन कर रहा हूं, आई एम एजुकेटेड। लेकिन मैं डिग्री बहुत बड़ी ली है, कूड़ा फेंक रहा हूं, प्लास्टिक का यूज कर रहा हूं, तो मैं एजुकेट नहीं हूं, लिटरेट हूं। और हमारे विश्व की सबसे बड़ी समस्या है कि हम लिटरेट हो गए हैं, एजुकेट नहीं हो पाए। बिश्नोई समाज का कोई व्यक्ति अगर पौधों के लिए अपनी जान दे सकता है, जानवरों के लिए अपने प्राण दे सकता है, पढ़ना कभी उनके बारे में। सलमान खान आज तक जान बचाते घूम रहे हैं। सिर्फ एक हिरण मारा था जो उनके लिए पूज्य है, उनके लिए ईश्वर तुल्य है, काला हिरण, जिसको कृष्ण मृग कहा जाता है। वो कृष्ण के अवतार के रूप में उनको पूछते हैं। आज तक खोज रहे हैं उनको। तो अगर वो समाज पर्यावरण के एक जीव के प्रति इतना समर्पित है, वो कीकर के वृक्ष को पूजते हैं, आप काट के दिखा दो पेड़, वो अपने प्राण दे देंगे। चिपको आंदोलन पढ़ना कभी? लोगों ने कहा कुल्हाड़ी चला दो, हम पेड़ नहीं, पेड़ हमारे जीवन का हिस्सा है। चिपक गए पेड़ों से, कई लोग मार दिए गए उसमें। बोले शरीर काट दो, पेड़ नहीं छोड़ेंगे। उत्तराखंड के पर्वत बिल्कुल सही खड़े थे और आज
डर लगता है पहाड़ों पे जाते समय कौन सा पहाड़ नीचे आ जाएगा। एक वो दौर था जब लोगों ने पेड़ों के लिए अपने प्राणों को निछावर कर दिया, और आज एक दौर है जहां हम शाम को ड्रिंक किया, गाड़ी चलाते सरसराते हुए हाईवे बने हुए पहुंच गए, मस्ती कर रहे हैं, पेड़ पौधे प्लास्टिक। मैंने वीडियो बनाई है, मैं बहुत ऊंचे पहाड़ों पे गया, वहां प्लास्टिक का कचरा पड़ा हुआ था, शराब की बोतलें, पानी के पैकेट और चिप्स के ये पड़े हुए वहां पे। मैंने वीडियो बनाई, मैं कहो तो ग्रुप में भेज दूंगा अभी तुम लोगों को। वो एकदम निर्जन पहाड़ थे वो। सो हु इज एजुकेटेड एंड हु इज लिटरेट? वो जो डिग्री लेके जाके पहाड़ों को गंदा कर रहा है, वो एजुकेशन है? उसको एजुकेशन कि पहाड़ों का इकोसिस्टम क्या होता है? उस पहाड़ी आदमी से पूछो, उसको पता है कि पहाड़ों का इकोसिस्टम क्या होता है। उसको पता होता है पहाड़ मेरी जिंदगी है। किसी भी आप पहाड़ी आदमी से जाके बात करो वहां के, वो बताएगा कि पहाड़ नाराज हो रहे हैं, वो बता देगा मिट्टी हिल रही है, इसका मतलब दिक्कत है। तो आप देखो पहाड़ों की क्या हालत हो गई। क्या उत्तराखंड, क्या हिमाचल, पहाड़ ने दिखा दिया तुम्हारी सड़कें वड़कें मेरे लिए कोई मैटर नहीं करती है। जिस दिन बेटा मेरा मूड खराब हुआ उस दिन सब निपट जाओगे एक झटके में। पहाड़ी आदमी नदियों से दूर मकान बनाता था, घास फूस के, हल्के होते हैं। ये हम गए मैदानों से, हमने नदी के किनारे होटल बना दिए कंक्रीट के। तो गंगा मां बोली अच्छा मेरे दर्शन करने आए हो, हम ही आ जाते हैं। तुम कहां बालकनी में आके देखोगे, हम ही आ जाते हैं। एक दिन आ गई, होटल होटल सब गायब हो गया। तो ऑब्वियस ही बात है कि पहाड़ों पे ढाल होती है, वहां आप पहाड़ी लोगों के मकान देखिए, हल्के फुल्के ऊपर बनाते हैं, पहाड़ों पे चढ़ के जाते हैं। इन्हें एकदम नदी के कोस्ट पे बनाना था। यह भी नहीं पता कि पहाड़ी नदियां सक्रिय होती हैं, वॉल्यूम अचानक से बढ़ जाता है, बर्नौली इफेक्ट क्रिएट हो जाता है। पढ़े लिखे तो पता होता, एजुकेटेड होते। तो नदी ने कहा बहुत दिन से दर्शन कर रहे थे, दर्शन कर रहे, हम भी देख ले तुम्हें थोड़ा सा। खत्म हो गया मामला, निपट गए। पता चला यहां कुछ था, खत्म हो गया हंसी खुशी में। लेकिन ये डिजास्टर को जन्म देता है। तो चलें आगे। तो जब हम सोसाइटी की बात करते हैं, सोसाइटी कॉम्प्लेक्स क्यों है? मैंने कहा था इस सब्जेक्ट की शुरुआत होगी, इसका अंत नहीं होगा, चलता रहेगा। अब सोसाइटी हमारे लिए कई तरह के सेगमेंट है। व्हाट इज सोसाइटी? समाज क्या है? चलो थोड़ा सा लिख भी लो। तो वो एक ऐतिहासिक इकाई है। सोसाइटी एक हिस्टोरिकल यूनिट है। इट इज अ हिस्टोरिकल यूनिट। सोसाइटी इज अ हिस्टोरिकल यूनिट। आज हम अपने समाज में जो कुछ भी कैरी करते हैं वो अपनी हिस्ट्री से तो कैरी करते हैं, और क्या है? इट्स अ हिस्टोरिकल यूनिट। इट इज अ हिस्टोरिकल यूनिट। लिखो, हिस्टोरिकल यूनिट। हड़प्पा कहां था? हमारा ही था ना। अब हड़प्पा के बारे में जब तुम्हें पढ़ाएंगे, क्या ड्रेनेज सिस्टम था, पानी सारा का सारा बाहर निकल जाता था, सड़कें एक दूसरे को 90 डिग्री पे काटती थी, मकान के जो दरवाजे थे वो पीछे की तरफ खुलते थे। अभी देखो शहर को, पानी ऊपर, नाली ऊपर, जरा सा पानी बरस जाए समझ में नहीं आता। हमारे एक दिल्ली के मुख्यमंत्री साहब हैं, बोले दिल्ली को झीलों का शहर बनाएंगे। दिल्ली झीलें झील हो गई, समझ में नहीं आता कौन सी नदी है, कौन सा नाला है। बोला पानी तो एक ही है। सड़कें अब देखना है कैसे हमारे यहां मकान बनते हैं। एक सड़क होती है, सामने गेट होता है, ऊंचा करके बनवाते हैं, और उसका जो स्लैब होती है वो सड़क के ऊपर खुलती है, नोटिस करके देखना। और सड़क के कई बार बहुत आगे तक निकल जाती है। आप अपनी गाड़ी को घुमा के चलाएं, साहब की गाड़ी नीचे तक जाएगी। देखा है तुमने? इस तरह के भारत में हर जगह मकान है। अब भारत में जहां हड़प्पा कल्चर था, जहां पर सड़कें 90 डिग्री काटती थी, जहां पर मकान के दरवाजे पीछे की तरफ खुलते ताकि सड़क पे जाम ना हो, जहां एक बूंद पानी नहीं रुकता था, सारा का सारा ड्रेन करके क्या हो जाता था, बाहर निकल जाता था। और वहां उस देश में क्या हो रहा है? आप मकान का स्लैब, गाड़ी वहीं पे खड़ी है, तमाम तरह की दिक्कतें हैं। तो सवाल यह है कि आज हमारी सोसाइटी में यह डाउनफॉल क्यों है? हमें कहीं और से नहीं सीखना है, हमारे पास तो अपना था ना। हम हड़प्पा जैसा अर्बन कल्चर बना दें। इंडस वैली सिविलाइजेशन क्या थी? अर्बन कल्चर था। आज हमारे शहर जरा देखो, कोई भी कहीं गाड़ी खड़ी कर दे, ठीक है, नाली का पानी मोस्टली बाहर ही रहता है। जरा सा भी 19-20 हुआ बारिश में तो आपको पता ही नहीं चलता पैर रखना कहां है, पैर रखना कहां है। स्लैब सड़क तक आ रही है,
आप कहीं से भी निकल नहीं सकते। उसके बाद वो गाड़ी भी पार्क कर देते हैं। अब आप जानो, गाड़ी पार्क होने के बाद आदमी पीछे मुड़ के नहीं देखता हमारे यहां, मोक्ष प्राप्त कर लेता है। तुम हॉर्न देते रहो, तुम हॉर्न देते रहो। पहले हॉर्न देते हैं, फिर कुछ और भी देते हैं, फिर कोई सुनता नहीं इस देश में। फिर अपना अपना रास्ता ढूंढ के वो थोड़ा और इधर करके लगा देते हैं, पीछे वाला और परेशान होता है। पूरा देश इसी तरह परेशान है। कभी किसी दिन किसी चौराहे पे खड़े हो जाना जहां पुलिस वाला ना हो, सिग्नल होने चाहिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, जहां कैमरा और पुलिस वाला ना हो। हमारे यहां वो वर्दी का बड़ा डर है। देखना थोड़ी देर बाद होगा क्या, थोड़ी देर बाद क्या होगा, एक एम्बुलेंस टू टू टू, उसका मरीज जाने दो यार, जाने दो, बस अब निपट जाएंगे। तब तक एक रिक्शे वाला वो शाहरुख खान की पिक्चर देख के एकदम बीच में घुसाएगा, साइकिल वाला आएगा वो भी घुसा देगा। देखना किसी चौराहे पे, किसी भी चौराहे पे खड़े हो जाओ, थोड़ी देर ऐसे देखते रहो क्या होगा। मोटरसाइकिल वाला घुस जाएगा, कार वाला घुस जाएगा, कार वाला सोचेगा कहीं स्क्रैच ना लग जाए, वो सबको गाली देगा। मोटरसाइकिल वाला लगेगा अरे कहीं कोई ठोक ना दे, वो साइकिल वाले रिक्शे वाले गाली देगा, जो साइकिल वाला रिक्शे वाले गाली देगा, रिक्शे वाला सबको गाली देगा। और थोड़ी देर बाद आप सिर्फ 15 मिनट घड़ी देखना, टिक 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 15 मिनट, अभी कोई किसी को नहीं जाने देगा। हर आदमी सबसे पहले जाना चाहेगा और कोई किसी को नहीं जाने देगा। हर चौराहे की कीमत, हर चौराहे की। उधर मरीज कहेगा अरे यहां ना अस्पताल पहुंच जाने दो, वो बेचारा टू 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 बेचारा, तेरी कौन सुन रहा है, क्योंकि हम अपने कान में एक यंत्र लगा लेते हैं, हमें संसार से मोक्ष प्राप्त हो। हम तो इतने आध्यात्मिक लोग हैं, हमारी कोई वही नहीं है, हम बहुत स्पिरिचुअल हैं। हम खड़े खड़े ट्रैफिक में मोक्ष प्राप्त कर लेते हैं, हमें हिमालय जाने की जरूरत नहीं है। तो देखा होगा तुमने कई बार ये सीन, तो तुमने देखा होगा उसी में रिक्शे वाला भिड़ा पड़ा, उसी में साइकिल वाला भिड़ा, और हर कोई जल्दी निकलना चाहता है। काम देश में है नहीं किसी के पास, जल्दी काहे की भाई समझ रहे हैं, हम पहुंचते कहीं टाइम से नहीं है, फिर भी हम निकलते हर जगह जल्दी हैं। बड़ी समस्या हमारे साथ है। हम कह रहे हैं बेरोजगार है, हमारे देश में इतनी बड़ी बेरोजगारी है, काम धाम कुछ नहीं, जल्दी हर समय लगी रहती है। तो ये भारत की बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि हम उन सोशल वैल्यूज को कैरी नहीं कर रहे हैं। फिलहाल तो हमारे देश की समस्या हमारे लिए ज्यादा बढ़िया है, क्योंकि बाहर क्या है ना, वो पुलिस कैमरे वैमरे लगे हुए हैं, टेक्नोलॉजी है, तो आपके घर पहुंचने से पहले आपका चालान पहुंचता है, और वहां ऑटो डिटेक्शन, आपसे पूछेंगे नहीं, बैंक से काट लेते हैं, वो मैसेज आता है 500 रुपीज डिटेक्टेड। और यहां क्या होता है, धीरे से मान लो पुलिस वाले ने पकड़ लिया, चाचा किनारे आओ। देखा होगा तुमने, ये बड़ी विद्या होती है, निगोशिएशन की विद्या है हमारे पास। तो लगा चालान कटेगा, हैं पहले से, पर एक फटा सा पर्स रखते, देख लीजिए अंकल, देख लीजिए 20 रुपया भी नहीं हमारे पास, तो 100 रुपए का वो बेचारा चालान कहां काटेगा। फिर वो भी सोचता है अच्छा इधर 20 है ना और दूसरा, जो दूसरे होते हैं 20-10 की बात नहीं, फोन करें, हम करें फोन, चाचा विधायक हमारे, चाचा, उधर पता नहीं कौन चाचा होते हैं, हर समय फोन उठाने के लिए तैयार बैठे होते हैं। हाँ बताओ, तो आपने देखा होगा इस तरह की नोटंगी हमारे बड़ी कॉमन होती है। तो ये समस्या है, इससे क्या होगा, सबका लॉस हो रहा है। एक मैं सिंपल सी बात कर रहा हूं, दिल्ली में मात्र ट्रैफिक सिग्नल पे 20,000 करोड़ रुपए का पेट्रोल सिर्फ ट्रैफिक सिग्नल पे बर्बाद होता है। मैं जो बात कह रहा हूं उसके पीछे फैक्ट्स हैं। 20,000 करोड़ रुपए का पेट्रोल बर्बाद होता है सिर्फ ट्रैफिक सिग्नल्स पे। उससे जो पॉल्यूशन हो रहा है मैं उसकी कैलकुलेशन नहीं कर रहा हूं, क्योंकि उसमें एक रिपोर्ट आई है कि भारत के प्रदूषण की वजह से खासतौर पर महानगरों में एक इंसान की औसत जीवन 5.4 ईयर्स कम हो गई है वायु प्रदूषण की वजह से। 5.4 ईयर्स, जो कि भारत के कुछ शहरों में 15 साल तक पहुंच गई है। यह औसत है पूरे भारत का, एयर पॉल्यूशन की वजह से। यह भारत का औसत है, यह मजाक बात नहीं कर रहे हैं कि हंसी मजाक में सुन रहे हो। भारत में नियम बनाने पड़ गए कि एम्बुलेंस को निकलने दो, क्योंकि कोई किसी को नहीं निकलने देता है। और फिर अचानक से क्या होता है, एक देवता प्रकट होते हैं, उनके हाथ में एक दिव्यास्त्र होता है। अड़िया क्या होता है, वो जिसको पाता है, लाठी जिसके बोलते हैं, वो पहले उसको कूट लेता है कायदे से जिसकी पीठ पे पड़ता है वो एकदम लाइन पे आके खड़ा हो जाता है। अचानक से तुम देखोगे एक पुलिस वाला आता है और ट्रैफिक 10 मिनट के अंदर क्लीन। नोटिस किया तुमने, अचानक से सब लोग सेट हो जाते हैं, साइकिल वाला गायब, रिक्शे वाला अपनी जगह, सबसे पहले वो रिक्शे वाले को दे धा दो इधर दिया काम पे, एकदम सब ट्रैफिक स्मूथ चलने लगता है। तो ये चीज तो कॉमन सेंस एक प्रोग्रेसिव सोसाइटी में हमें खुद ध्यान रखना चाहिए ना, कि जब सभी निकलेंगे तो निकलेगा कौन। भाई हमारा नंबर है, आपका नंबर, आप बढ़िए, हमारा नंबर, हम आगे बढ़ेंगे।
हमारा एक जेब्रा क्रॉसिंग नाम का वर्ड होता है। पहली बात तो दिखता नहीं है क्योंकि उसका पेंट इतना घिस चुका होता है, और दूसरी बात वो होता कहां है सड़क पे, ये किसी को पता ही नहीं होता है। और अगर कहीं गलती से आप विदेश से आए हैं और ये था कि जेब्रा क्रॉसिंग से पहले गाड़ियां रुक जाती हैं आपको पार करने के लिए, तो भाई साहब आप भारत में सड़क क्रॉस ना करें इस गलतफहमी के साथ, या किसी भारतीय को अपने साथ जरूर ले ले, क्योंकि यहां गाड़ी रुकती ही जेब्रा क्रॉसिंग के पार में है। नोटिस करके देखना, नोटिस करके देखना। और कहीं गलती से आप स्मूथली क्रॉस करने की सोचेंगे, आपकी आंख कहीं और खुलेगी। इस बात की आप गारंटी लेके चलें कि भारत में, अब मुझे बताइए एक समाज के रूप में कहां तक तुम्हारे हर समय लाठी तुम्हारे लेके पीछे घूमेंगे? पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है। तो ये चीजें हमें एक समाज के रूप में बताती है कि हम बहुत कॉम्प्लेक्स यूनिट हैं, वी आर वेरी कॉम्प्लेक्स यूनिट। भारतीय समाज एक राजनीतिक इकाई है, सारा खेल तो राजनीति के लिए हो रहा है, सारा खेल है। जितने भी उठापटक, ये जो विष बोया जाता है वो पॉलिटिक्स के लिए होता है। इलेक्शन जैसे ही आते हैं भारत में, तुम्हें पता भी नहीं होगा इतनी जातियां भी हैं, उस दिन तुम्हें पता चलता है, पॉलिटिशियन तुम्हें बताता है कि दलित नहीं महादलित, पिछड़े नहीं महापिछड़े, तुम जानते भी नहीं, अरे बाहर हमने कभी पढ़ा ही नहीं, ढूंढ ढूंढ के निकाल के लेकर आते हैं। और उनके लिए उनका मन जो ऐसा तड़पता है, क्या बताएं तुम्हें। तो ये क्या होता है, भारत को विभाजित करने का एक सेगमेंट है। इंडिया एज अ सोसाइटी, एज अ इकोनॉमिक इकाई, सबसे बड़ा रीजन है क्योंकि रिसोर्स कैप्चरिंग होती है फिर हमारे यहां, ठीक है, जिसको हम लोग आरसी रिसोर्स कैप्चरिंग बोलते हैं। और एक वैल्यूज यानी नैतिक इकाई है। अच्छा बुरा, प्रगतिशील, रुका हुआ, ये सब कौन डिसाइड करता है? समाज होता है। समाज में सिर्फ बुरे लोग नहीं है, अच्छे भी हैं, सिर्फ अच्छे नहीं है बुरे भी हैं, तटस्थ भी हैं। बोले हमारा क्या जा रहा है। कई बार आपने देखा सड़क किनारे कोई आदमी घायल पड़ा होता है, कुछ लोग आगे बचाने के लिए बढ़ते हैं, कुछ लोग कुछ नहीं होता है, हे तुरंत लाइक अपडेट, उसके वहां पहुंचने से पहले यहां इनके लाइक शुरू हो जाते हैं। नोटिस किया? वो सर फट गया, कोई उठा लो, बोले रुक जाओ पहले ये एंगल सही आ रहा है, हाँ थोड़ा और कराइए तो उसको लगता है कि और कराएंगे तो जल्दी उठा लेंगे बाबू, और दर्द से कराइए, वीडियो अच्छी उठ रही है, लाइव है आप इंस्टाग्राम पे। उसको नहीं पता थोड़ी देर में बाद ये डेड हो जाएगा, लाइव नहीं रह जाएगा। तुम्हारी लाइव के चक्कर में इसका डेड हो जाना है आज। देखा होगा तुमने कई बार, आपने कई बार पढ़ा होगा, मॉल से लड़की कूद गई, उसको फर्स्ट एड देने के बजाय उसका वीडियो बनाने लगे, तुरंत अपलोड। आदमी इस बात, अरे मरा कौन? अरे मरा नहीं यार, आज मेरा चैनल जिंदा उठा बोले हाँ वो किसी ने सुसाइड कर लिया। बोले अरे भाई साहब वीडियो सही जा रही है उसकी। तो ये भी हमारे समाज का हिस्सा है। सो ये सोसाइटी को बहुत ही कॉम्प्लेक्स बनाता है। अब इसमें सही गलत अच्छा बुरा ये तय करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, और जहां पर ये तय करना मुश्किल हो जाता है उस सब्जेक्ट को ग्रैस्प करने में बहुत टाइम और इंटेलेक्चुअलिटी दोनों लगती है। तो ये दोनों लोगों की जिम्मेदारी होती है एज अ टीचर कि वो आपको इन चीजों से अवगत कराए, स्टूडेंट भी खुले मन से इसको समझ सके कि वो चीज क्या हो रही है। क्लियर है? यहां तक किसी को कोई डाउट? अब हम क्यों पढ़ रहे हैं? वाई वी आर रीडिंग इंडियन सोसाइटी, हम क्यों यहां से शुरू कर रहे हैं, हम क्यों इसके बारे में बात कर रहे हैं, यह भी समझना बड़ा जरूरी है। राइट, स्ट्रक्चर ऑफ सोसाइटी, वाई आई एम रीडिंग दिस, स्ट्रक्चर ऑफ सोसाइटी। तो मैंने क्या बताया, बहुत कॉम्प्लेक्स है ये। अगर हम यहां बात करें तो सबसे पहली बात मेंटल कंस्ट्रक्ट, यानी कि मानसिक जो है वो हमारा जो है वो जुड़ाव कैसा है हम चीजों, जैसे अभी आपने देखा कि कुछ लोग नर बलि बच्चों को चुरा रहे हैं ताकि वो बलि, भारतीय समाज में ऐसा भी है, ठीक है, ऐसी भी बातें हो रही हैं। और वहीं कुछ लोग चंद्रयान 3 पे खुशी मना रहे हैं कि भाई हमने चंद्रमा पर विजय प्राप्त कर ली है। कुछ लोग बता रहे हैं कि चंद्रमा तुम्हारी राशि में यहां वहां है, तुम्हारा मन चंचल है, तुम्हारा सिलेक्शन नहीं होगा, ठीक है। कुछ लोग चंद्रमा में जाके बैठ जा रहे हैं। तो सवाल यह है कि हमारा मेंटल कंस्ट्रक्ट कैसा है, हम जो है मानसिक रूप से किस जहां पर हैं, हम साइंटिफिक टेम्परामेंट हमारा क्या है, यानी वैज्ञानिक सोच हमारी कितनी है। अब एग्जांपल लीजिए, वैज्ञानिक सोच का मतलब यह नहीं है कि तुम अपनी परंपराओं आस्थाओं को तोड़ दो। वैज्ञानिक शब्द का मतलब होता है तर्क करने की क्षमता। बड़े बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, साइंस क्या कहता है। अब जैसे इसरो के चेयरमैन
अभी सूर्ययान मिशन से पहले वो जो है चले गए मंदिर, देखा ना पूरे देश में बवाल हो गया, मंदिर चले गए। तो तमाम जो सो कॉल्ड प्रोग्रेसिव, सो कॉल्ड ही कहेंगे उनको, उनका हाउ डेयर साइंटिस्ट कैन गो टू द टेम्पल। अच्छा, इस तरह के स्टेटमेंट दे रहे हैं, मतलब वैज्ञानिक है तो मंदिर कैसे चला गया? दकियानूसी इंसान है, विज्ञान की बात कर रहा है, उन्हें ना धर्म पता ना विज्ञान पता है, उन्हें सिर्फ बोलना पता है। तो एस सोमनाथ ने स्टेटमेंट क्या दिया कि रॉकेट उड़ाना मेरी दक्षता है, मेरी इफिशियंसी है, मेरा साइंस, मेरा मैथमेटिक्स है, लेकिन मुझे मेरी आस्था से शक्ति मिलती है, वो मेरा व्यक्तिगत विषय है, वो मेरा पर्सनल सब्जेक्ट है। उन्होंने स्टेटमेंट दिया, पूरे देश ने इसको सुना। आप इन सब चीजों पे नजर रखा करिए, आपको समझने में मदद करेगा। ये अभी 3 दिन पहले की न्यूज है। तो सिंपल सा फंडा है कि साइंटिफिक टेम्परामेंट का मतलब होता है, आपसे मैंने कहा कि ये एक्सेप्ट कर लो, तो आप कहेंगे, आप इसमें तर्क करेंगे कि इसमें क्या अच्छा और क्या बुरा, मैं इसको स्वीकार क्यों करूं, वाई शुड आई एक्सेप्ट दिस, दिस इज साइंटिफिक टेम्परामेंट। इट्स नॉट अबाउट, अब आप इसरो में देखिए, महिलाएं बिंदी लगाए हुए, साड़ी पहने हुए, गजरा, साउथ इंडियन ट्रेडिशन के साथ, अपनी मान्यताओं के साथ। तो कोई कहे ओ साइंटिस्ट शुड, वो व्हाइट कोट पहन के, क्यों भाई व्हाइट कोट? वो अपनी परंपराओं का पालन करते हुए विज्ञान को ऊंचाइयों पे पहुंचा रही है। विज्ञान तर्क से आता है। वैज्ञानिक होने का मतलब, मॉडर्न होने का मतलब ये थोड़ा है ना कि तुम अब हर समय डॉक्टर का कोट पहन के घूमते रहो इधर उधर, बोले बहुत बहुत वैज्ञानिक है। हम कंपाउंडर भी ऐसे पहन के घूमते हैं। तो क्या वो मतलब जो तुम्हारा ब्लड निकाल रहे हैं उनको रॉकेट उड़ाओगे क्या? हम तुम्हें उड़ा सकते हैं, रॉकेट की बात अलग है। तो ये साइंटिफिक टेम्परामेंट एक डिफरेंट है। आप अपने ट्रेडिशन को नहीं छोड़ेंगे, लेकिन जब आप ट्रेडिशन को अपना रहे हैं, बोलेंगे सर ट्रेडिशन तो कोई भी चीज हो सकती है। ट्रेडिशन यानी परंपरा और रूढ़ियों में अंतर होता है। परंपराएं तर्क संगत हो सकती हैं, आपसे कहा गया ये करिए, और अगर मैं उसका साइंटिफिक टेम्परामेंट जान लूं तो मेरे लिए बहुत, जैसे फॉर एग्जांपल फास्टिंग हर धर्म में रखी जाती है, कोई भी धर्म ऐसा नहीं जहां फास्टिंग ना होती हो। अब हमारे कई हट्टे कट्टे आदमी हैं, अरे आज व्रत है सोमवार का, हाँ भाई क्या बात है, हाँ 4 किलो आलू, ठीक है, क्या होता है व्रत के नाम पे? सुबह पहले आज भाई फास्ट है, आज अन्न नहीं खाएंगे। क्या खाएंगे? सुबह पहले फल खा लिया, फिर दोपहर में आलू खा लिया, फिर शाम को मखाने खा लिए, शाम को मखाने वाली खीर, कुट्टू की आटा, पूड़ी, शाम तक कई लोग जो व्रत में रहते हैं डकारे उनको शुरू हो जाती है। नोटिस करके देखना, बोले ऐसे हुआ है कि नहीं हुआ है? हाँ, बस नमक सेंधा होना चाहिए, रिफाइंड की जगह घी होना चाहिए। नहीं, आटा नहीं खाएंगे, कुट्टू का आटा खाएंगे। बोलो हुआ कि नहीं हुआ है? और हमने तो देखा भाई, हमारे घर में जब फास्ट हुआ है, हमने हमेशा ज्यादा ही खाया है। राइट और रॉन्ग? आज चुप रहो। क्या होता तुम्हारे यहां? व्रत का मतलब होता है, व्रत का बहुत बड़ा शारीरिक और मानसिक, उस दिन होता है आपको किसी से बात नहीं करनी है, क्योंकि आप बात नहीं करोगे तो आप शांत रहोगे। पूरा घर जो होगा वो सिर्फ जल पे चलता है, या एक लौंग आपने ले लिया बस इतने पे। बोलो, चलो अच्छी बात है, कोई होगा जिसको साइंस पता है। आप में से कितने लोगों ने फास्ट रखा है? चाहे वो रोजा रखा हो, चाहे कुछ भी रखा हो, फास्ट ऐसे ही हुआ है फास्ट? सच सच बताना। चुप रहो यार, भले चाहे रात में 1 गिलास दूध और फल के साथ हुआ और निपटारा छुआरे हुआरे खा के एकदम, है ना? बोलो आज फास्ट है, आज ये नहीं खा सकते, हाँ लो फल खाएंगे, थोड़ी थोड़ी देर पे 2-2 घंटे पे कुछ का कुछ खाए जा रहे हैं। कैसे ऐसे ही फास्ट हुआ? क्यों? क्योंकि ये आपने बिना साइंटिफिक टेम्परामेंट के अपना लिया। फास्टिंग का जो प्रोसेस है वो इपिफैगी है। हमारे जो ऋषि मुनि थे वो बहुत बड़े वैज्ञानिक थे। होता क्या है, जो इंटिमिटेट फास्टिंग है, विदेशी सब हमारा सब ले गए। मैंने भी आपके पहली क्लास में एक बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन बोली है, मन करे लिख लेना इसको, कि हम भारतीयों को पता सब कुछ, हम जानते कुछ नहीं है। ये लाइन मैंने तुम्हारे सीनियर बैच को लिखवाई है कि इसको लिख लो, ये तुम जहां भी ढूंढोगे ये तुम्हें मिलेगा। हम भारतीयों को पता सब कुछ है, हम जानते कुछ भी नहीं है। ये बड़ी मुसीबत है हमारी। फास्ट रखना है, फास्ट रखना है। साइंटिफिक टेम्परामेंट क्या है? व्हाट इज द फास्टिंग? तो पता चला कि भाई इंटिमिटेट बॉडी में मिनिमम 16 घंटे के अंदर कुछ नहीं जाना चाहिए। क्यों? 8 घंटे के बाद आपकी बॉडी जो होती है, ये फास्टिंग का जो पर्पस रखा गया था वो डिटॉक्स के लिए था। अब डिटॉक्स का मतलब ये नहीं कि तुम खाली तेल मसाला ना खा के फल खा लो तो डिटॉक्स नहीं होता। क्या है, डिटॉक्स सेलुलर लेवल पे होता है।
तो जब बॉडी में 8, 9, 10 घंटे कुछ नहीं जाता है तो उसके बाद क्या होता है, बॉडी एनर्जी जनरेट करने के लिए सेलुलर लेवल पे बैक्टीरिया जो तुम्हारी अंदर है उसको खाना शुरू कर देती है। दिस प्रोसेस नोन एज इपीफैगी। तो जब आप पूरे 24 घंटे कुछ नहीं खा रहे हो, बिल्कुल दूर से हो, तो क्या होता है, जो एक्सेसिव फैट है, कोलेस्ट्रॉल है, बैक्टीरिया है, ये सब कुछ खाया जाना शुरू हो जाता है और आपकी बॉडी इंटरनली डिटॉक्स होना शुरू हो जाती है। इंटरनली डिटॉक्स होना शुरू हो जाती है। यानी हमारे ऋषि मुनियों को यह पता था कि सेल के अंदर भी कुछ ऐसा होता है। कैसे उन्होंने ढूंढा होगा, अंदाजा लगाओ, कि वो जो बैक्टीरिया है, जो डेड पार्टिकल है, जो ये जहर है जो सारा, वो हमारे सेलुलर लेवल पे पहुंच जाता है। तो एपिफैगी में क्या होता है, उसको भी वो डाइजेस्ट कर लेता है। ये प्रोसेस होता है फास्टिंग का। तो फास्टिंग में उस समय कुछ नहीं बॉडी में जाना, मिनिमम 16 घंटे बॉडी के अंदर कुछ भी नहीं जाना चाहिए, मिनिमम। इसी को आज विदेशी बहुत बड़ी मार्केट बना रखी है। किसी भी डाइटिशियन को फोन करो, सर मुझे वजन कम करना है, बॉडी को चेहरा चमकाना है, बाल अच्छे करने हैं, बोला इंटरमिटेंट फास्टिंग शुरू करिए। हर कोई घूमता, पूरा नेट छान मारो और पता करना है ये कहां से आया है। पूरा फॉरेन का डाइट मार्केट इसी पे टिका हुआ है। अरबों डॉलर कमा रहे हैं हमारी विद्या से। और हमने क्या किया, हमने व्रत में इतना खाना शुरू कर दिया, बोले फास्ट है आज भाई, हम अन्न नहीं खाएंगे। ठीक है, हम अन्न नहीं खाएंगे। तो क्या कर रहे हो तुम्हें इपीफैगी नहीं पता। अगर हमें ये चीज पता होती तो हम क्या होता, हम अपनी चीजों को लेकर नॉलेज। ये है साइंटिफिक टेम्परामेंट कि आप फास्ट करो बट उसके साइंस के बारे में जानो। ये क्यों है, ये क्यों ऐसा जो है किया गया। हम पीपल की पूजा कर रहे हैं तो कोई क्या करे, अंधविश्वास, ये पीपल की पूजा, पेड़ की पूजा करते। फॉरेनर हमारे बारे में ये कहते हैं। लेकिन हमें यह पता हो कि ये एक इकलौता ऐसा पेड़ है जो 24 घंटे ऑक्सीजन दे रहा है, ये पर्यावरण के अनुकूल है और बिना किसी खाद पानी के उग सकता है, कहीं भी उग सकता है, किसी भी मिट्टी में उग सकता है। यानी इसका जो है वो पालन पोषण बहुत आसान है। इसके पत्तों में एक बड़ी खास बात होती है, मतलब इसका हर चीज हमारे बहुत काम का है। इसके बीज, इसका तना, इसकी पत्ती, हर चीज बहुत काम की है। तो हमने उसको पूजना शुरू कर दिया क्योंकि हम प्रकृति को समझते हैं। हमें ऑक्सीजन की वैल्यू पता थी, कितने साल पहले पता थी। तो हम जब कोई चीज कर रहे हैं और हमें उसका लॉजिक पता है, तो ये साइंटिफिक टेम्परामेंट हुआ। और अगर हम बिना लॉजिक के उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं कि फास्टिंग का पर्पस क्या था, हमें नहीं पता इपीफैगी क्या होता है, तो फिर हम तो उल्टे हैं भाई साहब। तो हम वही कुट्टू का आटा खोजते घूमते रहते, पूरा बाजार देखो खोजता रहता है। घी में छनी हुई पूड़ियां खाएंगे, आज रिफाइंड नहीं खाएंगे। बोले ऐसे ही हुआ है कि नहीं हुआ है ना। आलू, दही, शकरकंद। दूसरा रिफॉर्म्स। व्हाट आर द रिफॉर्म? ये व्यक्तिगत चीजें हैं। किसी के लिए ईश्वर साकार है, किसी के लिए निराकार है, किसी के लिए ऊर्जा है, किसी के लिए ये व्यक्तिगत चीजें हैं। ठीक है, और व्यक्तिगत चीजें होती रहनी चाहिए जीवन में, लेकिन इसको लेकर लड़ाई नहीं लड़ सकते कि मेरा भगवान तेरा भगवान। वो एक अलग फिर वो मुद्दा, वो राजनीति का मुद्दा, वो यहां आएगा भी आगे। तो दूसरा चीज है रिफॉर्म्स। रिफॉर्म्स क्यों? रिफॉर्म्स यानी दोबारा आकार लेना। तो इसमें सुधार के लिए होता है, फॉर करेक्शंस। सोसाइटी को लगातार करेक्शंस की जरूरत पड़ती है, इसीलिए रिफॉर्म्स किए जाते हैं। तीसरा चीज है लिविंग रियलिटी। वर्तमान समय की जरूरत क्या है, लिविंग रियलिटी। तो ये चीज ये बताता है कि जो कल तक गलत थी उसको आज हम सही करेंगे। जो आज हमें सही लग रही हो सकता है आने वाले टाइम में गलत हो जाए। तो लिविंग रियलिटी। तो इस वजह से हम सोसाइटी में लगातार रिफॉर्म्स करते रहते हैं। क्लियर है? तो लंबा चौड़ा डिस्कशन चला, कई चीजें हुई, इसीलिए मैंने कहा एक्टिव स्टडीज। डिस्कशन जिसने लिख लिया आज उसको बहुत सी चीजें मिल गई होंगी, बहुत मजा आया होगा। सबसे पहले मैंने क्या सिखाया, इशू क्यों होते हैं। ठीक है, इशू क्या होता है। फिर मैंने तुम्हें बताया कि सिलेबस में अगर कोई चीज एक लिखी हुई है तो उसका दूसरा पार्ट, अगर मैं इंक्लूजन की बात कर रहा हूं तो तुम्हें एक्सक्लूजन ढूंढना है। अगर मैं इंपावरमेंट की बात कर रहा हूं तो तुम्हें पता करना पड़ेगा इंपावरमेंट क्यों नहीं हुआ, तो मुझे उसके लिए हिस्टोरिकल यूनिट में जाना पड़ेगा। ठीक है, इश्यूज के बारे में बताया कि इशू को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। फिर हमने देखा कि सोसाइटी की हमारा जो है वो एस्पेक्ट क्या है। फिर हमने सीखा हैंडल विद केयर, कि कैसे हमें हर शब्द को ढंग से समझना है। फिर हम ये सब्जेक्ट क्यों पढ़ रहे हैं, इस सब्जेक्ट का लिंक कहां है। तो हमें ये समझ में है कि ये सब्जेक्ट शुरू तो होगा पर ये सब्जेक्ट खत्म नहीं होगा।
तीसरी अगली जो चीज हमें समझ में आई कि यूपीएससी में जो तुम जा रहे हो तुम एक करियर का हिस्सा हो। करियर क्या होता है? जो इनर्शिया है, रुका हुआ है, उसको आगे ढकेलना। वो जल्दी नहीं जाएगा, वो जल्दी चेंज नहीं होगा। बहुत से लोगों का व्यवहार खुद से चेंज नहीं होता। तुम अपने बारे में देख लो, तो बिठाएंगे जब 4 घंटे लाइब्रेरी में तो बहुत से लोग परेशान होंगे, बहुत से लोग परेशान होंगे। तो खुद से व्यवहार नहीं बदलना पड़ेगा, डंडा लेके हमें बैठना पड़ेगा, धीरे धीरे बदल जाओगे। तो ये जो डिस्कशंस हुए हमारे, रिफॉर्म्स क्या होता है, साइंटिफिक टेम्परामेंट क्या होता है, हमें इनकी जरूरत क्यों पड़ती है, भारतीय समाज आज कहां पहुंच गया है, ठीक है। समाज के संघर्ष अंदर से ही आते हैं। समाज अगर बटा हुआ होगा, यानी सोसाइटी अगर डिवाइडेड होगी, तो हम कभी भी दुनिया को अपने बारे में बता नहीं पाएंगे, हु वी आर। हम वहां जाकर नहीं कहते हैं हम बिहारी समाज से आए हैं, हम महाराष्ट्रियन समाज से हैं, हम यूपी के समाज से। हम क्या कहते हैं? हम इंडियन सोसाइटी से, हम इंडिया से आ रहे हैं। या बोलेंगे बाइडेन से, ए बाइडेन, ए बाइडेन, ठीक है, कहां रहते हो? बोले अरे वो वाली गली में वाला मकान देखे हो ना, हाँ उसके पीछे वाला मकान चाची का। नहीं नहीं नहीं, उसके पीछे हम रहते हैं। ऐसा कभी हम बोलते हैं क्या वर्ड मंच पे जाके? हम वहां इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं। तो सोसाइटी कौन सी है? इंडियन सोसाइटी है। लेकिन जितना ये बाहर से इंडियन सोसाइटी दिखाई पड़ती है, अंदर पहुंच के क्या हो जाता है? देखो क्या हो जाता है, तुम खुद ही ढूंढ पाओगे भारत में इतनी विविधता है। तो वर्ड हम जो डिफरेंस और डाइवर्सिटी, आज जैसे प्रधानमंत्री ने कहा कि इंडिया बहुत डाइवर्स कंट्री, डाइवर्सिटी हमारा जो चौथा डी में एक उन्होंने डी बताया था, डाइवर्सिटी। लेकिन ये डाइवर्सिटी शब्द को आगे मैं प्रूव करूंगा कि अंग्रेजों ने इस शब्द के साथ खेला क्या। डाइवर्सिटी और डिफरेंस दोनों अंतर को बताता है। डाइवर्सिटी मतलब जैसे ये हैं, ये हैं, ये हैं, ये हैं, ये डाइवर्सिटी हो सकती है, अलग रंग रूप, अलग भाषा, अलग खान पान। लेकिन फिर डिफरेंस क्या है? अरे 2, 3, 4, 5। अगर ये डाइवर्सिटी तो डिफरेंस क्या है? अगर डाइवर्सिटी हमारी पावर है तो डिफरेंस हमारी कमजोरी कैसे है? अगर तुम्हारा हमारा अलग अलग होना डाइवर्सिटी है तो डिफरेंस क्या है ये बताओ? वो भी तो अलग अलग होना है। ये बहुत बड़ी एक कॉन्स्पिरेसी है, बहुत बड़ी एक साजिश है हमारे साथ। ये हम समझ जाएंगे तो हमारे लिए चीजें बहुत आसान हो जाएंगी। तो उम्मीद करता हूं डिस्कशन आज अच्छा लगा होगा।